YouTube के परमार आईएएस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। जैसा कि छात्रों ने मांग की थी कि प्रारंभिक परीक्षाओं की तैयारी कैसे बढ़िया से की जाए कि उन्हें सफलता मिल जाए, और इसी मांग के आधार पर हमने एक आज नई क्लास की शुरुआत की है और उस क्लास का नाम है सम्राट यूपीएससी प्री टेस्ट सीरीज वर्ष 2026-27। यानी जो आगामी वर्ष में या उसके और आगामी वर्ष में कोई भी प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है, चाहे वह यूपीएससी की हो या स्टेट सिविल सर्विसेज की हो, तो उनके लिए किस प्रकार हम तैयारी करें और किस प्रकार अभ्यास करें, टेस्ट सीरीज का अभ्यास करें कि प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास की जाए। इसके लिए हमने सम्राट यूपीएससी प्री टेस्ट सीरीज वर्ष 2026-27 प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज प्रथम दिन है। आप लोगों से भी मेरा एक अनुरोध है कि आप हमारा सहयोग करें कि हम आपके सफलता में और भी सहयोग दे पाएं। हमारे इन वीडियोज को, हमारी इस क्लास को आप दूर तक फैलाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें, व्यूज भी बढ़ाएं। यह हमारा सहयोग करें तो निश्चित बात है कि हमें और हिम्मत मिलेगी और युक्तियां आएंगी, रणनीतियां आएंगी और भी हम कुशलता से इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे कि आपके सफलता में योगदान करें। आज की ये जो पहली क्लास होने जा रही है, मैं आपको इतना विश्वास दिला दूं कि प्रारंभिक परीक्षा के फर्स्ट पेपर जो जीएस है अभी उसे हमने शुरू किया है। सेकंड पेपर सीसेट भी शुरू करेंगे, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का, जीएस का है, उसमें से कई पार्ट हैं, कई टॉपिक है। उन सभी टॉपिक में आज हमने लिया है और शुरुआत हम कर रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से, यानी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। प्रयास हम ये करेंगे कि एनवायरमेंट और इकोलॉजी के उन सभी तथ्यों अवधारणाओं को हम आपके सामने प्रस्तुत करें जो कि आगामी वर्ष में पूछे जाएंगे, और आप थोड़ा संभल कर, समझ कर इसको ग्राह्य करिए। निश्चित बात है कि जब आप परीक्षा देकर आएंगे तो आप पाएंगे कि हमारी क्लासेज से, हमारे लेक्चर्स से बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो आज की ये पहली क्लास टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, ये बहुत ही औचित्यपूर्ण रूप से तैयार की गई है, आपके लिए उपयुक्त होगी। तो चलते हैं हम पर्यावरण पारिस्थितिकी की टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना। एक बात ध्यान देना है, सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी, सीएसई यानी आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए आपको यह आवश्यक है कि प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न के एक एक शब्द पर गौर करिए। अगर आप किसी एक शब्द को इग्नोर करते हैं तो मान लीजिए कि कमीशन भी आपको इग्नोर कर रहा है और आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि उसी शब्द में सारा का सारा रहस्य छिपा हो सकता है। तो आप शब्दों पर, अवधारणाओं पर, जो टर्म्स आए हुए हैं, संकल्पनाएं आई हुई हैं, उनको बहुत ही ढंग से समझना है और देखना है। यहां पर जो हमने टेस्ट सीरीज रखी है तो आप हर शब्द को समझिए और जानिए। देखिए, हमने इसे जो बहुत ही कुशलता से तैयार किया है कि यह आपकी यूपीएससी आईएएस के लिए ऐसी टेस्ट सीरीज साबित हो कि अधिकांश क्वेश्चन इसी टेस्ट सीरीज से पूछे जाए। अभी बहुत मौका है, इसलिए हमने काफी पहले से शुरू कर दिया है। तो हम आते हैं इस टेस्ट सीरीज के पहले प्रश्न पर आते हैं, और पहला प्रश्न है पर्यावरण किससे मिलकर बनता है। एक बात ध्यान दीजिए, मैं वो टेस्ट सीरीज नहीं प्रारंभ कर चुका हूं कि जिसमें से बस 4 ऑप्शन में ये सही, फिर ये सही, ये सही। अगर आप ऑप्शन में सही लगाएंगे, ऑप्शन रटेंगे, कभी परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। ये कटु सत्य है। परीक्षा कब पास कर पाएंगे? जब प्रश्न को समझे, उसकी भाषा समझे, शब्दावलियों को समझे, और साथ ही साथ यह कि हर ऑप्शन को, हर विकल्प को
तुलनात्मक रूप से देखें और फिर ये देखें कि ये क्यों नहीं सही है, क्यों सही है। जब इस रूप में पढ़ेंगे तो विषय की अवधारणात्मक समझ बढ़ेगी, तथ्यात्मक समझ बढ़ेगी, और तब आप बहुत ही आसानी से खुशदिल होकर के परीक्षा को पास करेंगे। तो हमने एक वीड़ा उठाया है, और वह वीड़ा यह है कि हम प्रारंभिक परीक्षा में और यूपीएससी में आपको सफलता दिलाएं। और यही वीड़ा हम मुख्य परीक्षा में भी करेंगे, वह भी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, प्रश्नों को कैसे कुशलता से लिखते हैं वह काम करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि पर्यावरण किससे मिलकर बनता है। मान लिया आपको पर्यावरण ही नहीं पता है, तो निसंदेह आप इन 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन नहीं ढूंढ पाएंगे। पर्यावरण, चूंकि मैं यहां पर पर्यावरण की क्लास नहीं ले रहा हूं कि एक रूटीन की क्लास हो, तो अगर क्लास होती तो मैं डिटेल से पढ़ाता, और जब मेरी क्लास पर्यावरण की चलती तो हम डिटेल से चलते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि टेस्ट सीरीज में अगर कोई भी संकल्पना आती है, कोई भी अवधारणा आती है, तो निश्चित है मैं उसको उतना जरूर बताऊंगा जितना आपके समझ में आ जाए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो मैं यहां पर थोड़ा सा पर्यावरण की बात करूंगा। पर्यावरण जो शब्द आता है, परिधन आवरण से बना, परि का मतलब चारों ओर, और आवरण यानी ढके हुए। मान लिया मैं एक जीव हूं, मैं यहां पर आपके सामने खड़ा हूं, कोई भी जीव हो, तो यदि मैं यहां पर हूं और मेरे चारों ओर कुछ चीजें हैं जो मुझे कवर किए हैं, जो मुझे ढके हुए हैं, जो मेरे चारों ओर चीजें ढके हुए हैं, तो मेरा और उन चीजों से रिश्ता नाता भी है। तो ऐसी चीजें जो मुझे चारों ओर ढके हैं और जो मुझसे अंतर संबंधित भी हैं, इन्हीं सभी चीजों के मिले जुले रूप को पर्यावरण कहते हैं। अब मुझे क्या क्या ढके हो सकता है, तो जरा ध्यान दीजिए। मेरे इधर उधर वायु है यानी हवा है, तो वायु भी ढके हुए है। मेरे नीचे मिट्टी भी है, मृदा है, भूमि है, यानी भूमि मुझे ढके हुए है। ऊपर आकाश है, तो ये आकाश मुझे ढके हुए है। नीचे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे मुझे चारों तरफ से ढके हुए हैं। मेरे अगल बगल भी पेड़ पौधे हैं, ढके हुए हैं। मैं किसी पेड़ के नीचे खड़ा हूं तो पेड़ ऊपर से भी ढके हैं। तो यानी वायु मुझे ढके हुए है। क्योंकि चारों तरफ की बात हम लेते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, तो वायु मुझे ढके हुए है, पेड़ पौधे ढके हुए हैं, मृदा यानी भूमि ढके हुए हैं। उसके अलावा मिट्टी के नीचे बहुत सारे जीव जंतु हैं, वो भी मुझे ढके हुए हैं। और उसके अलावा पत्थर से लेकर के और मैदान से लेकर के, और कहा जाए कि वायु से लेकर के, नमी से लेकर के, जल से लेकर के, ये सारी चीजें मुझे ढके हैं। इसका मतलब है मुझे ढकने वाली चीजें कौन सी हैं? वो 2 प्रकार की चीजें हैं, जीवित चीजें हैं और निर्जीव चीजें यानी अजीवित है। तो जीवित चीजें जो आएंगी उनको हम जैविक कह दें, और जो हमारी निर्जीव है, अजीवित है, अजैविक। इसका मतलब मेरे चारों ओर बहुत सारी चीजें हैं जिनके भी मैंने चर्चा की, लेकिन उन सारी चीजों को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, जैविक चीजें, अजैविक चीजें। जैविक में जिनमें जीव है वो जैविक चीजें हो गई, अजैविक जिनमें जीव नहीं है, बस 2 ही प्रकार की चीजें मुझे ढके हुए हैं। जब मैं जैविक चीज की बात करता हूं तो जैविक में 2 प्रकार की चीजें आती हैं। जैविक का मतलब है ऑर्गेनिक आ गया, बायो आ गया। बायो मीन्स है जिनमें जीव है, तो जो बायो थिंग्स है, और जो अजैविक है नॉन बायो थिंग्स है यानी अबायोटिक है। तो जो जैविक चीजें हैं वो बायोटिक कहलाएंगी, यानी बायोटिक यानी जिनमें प्राण है, जीव है। और जो यहां पर हम देखेंगे जिनमें जीव नहीं, अबायोटिक। इसका मतलब जैविक का बायोटिक थिंग्स हो गई, और अजैविक का अबायोटिक आ गया यानी नॉन बायोटिक आ गया, यानी जिनमें जीव नहीं है। तो पहले हम जैविक की बात करें, तो जो जैविक की बात करते हैं तो जैविक 2 प्रकार की चीजें होती हैं, जीवित 2 चीजें होती हैं। नंबर 1 में वनस्पति ले ले, तो नंबर 2 से में जंतु ले ले। वनस्पति में सभी प्रकार के पेड़ पौधे आ जाएंगे, काई से लेकर के जितने हैं समुद्री पौधे भी हैं वो सारे आ जाएंगे। तो सारे पेड़ पौधे, पत्तियां, बेल, लताएं सब आ गए वनस्पति में।
तो जैविक में पहला भाग हुआ वनस्पति और दूसरा जंतु। जंतु में सभी प्रकार के जीव जंतु आ जाते हैं। अब सभी प्रकार का मतलब यह है कि हम कौवा ले ले, चिड़िया ले ले, केचुआ ले ले, गाय ले ले, भैंस ले ले, कुत्ता ले ले, से लेकर के छोटे मोटे कीड़े आदि या बड़े हाथी है, शेर है, चीता है, सभी आ गए। ये भी यानी इसमें जो जंतु आता है इसमें ये सभी आते हैं। लेकिन साथ में सूक्ष्म जीवों को भी शामिल किया गया है क्योंकि उनमें भी जीव होता है। तो जंतु में ये सारे आ गए जिनमें मानव भी शामिल है और साथ में सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? जो छोटे माइक्रो बींग से होते हैं। वो दो भागों में बटे होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस। तो बैक्टीरिया और वायरस भी आ गए। इसका मतलब जैविक में वनस्पति आया तो वनस्पति में सारे प्रकार के पेड़ पौधे आ गए। और उसके बाद जंतु आया। जंतु में कुत्ता से लेके, बिल्ली से लेकर के, हाथी से लेके, मानव से लेके सभी जंतु आ गए। और साथ ही साथ ये कि सूक्ष्म जीव आ गए, वायरस और बैक्टीरिया। इस तरह से हम कहें सारे पेड़ पौधे, सारे जंतु और सारे सूक्ष्म जीव को मिलाकर के जो एक समूह बना ले उसी को हम कहेंगे जैविक चीजें कहेंगे। यानी वह बायोटिक थिंग्स के रूप में आएगा, बायोटिक तत्व के रूप में आएगा, बायोटिक घटक के रूप में आएगा। उन्हें हम जैविक तत्व कहेंगे, जैविक घटक कहेंगे, बायोटिक एलिमेंट्स कहेंगे। वो बायोटिक आ गए यानी जैविक। अब मैं अजैविक की बात करूं तो जब अजैविक की बात करता हूं तो इसमें से जैसे जल है उसमें प्राण नहीं है तो जल हम ले लेते हैं। वायु है, प्राण नहीं है तो वायु ले लेंगे। उसके बाद पर्वत है, मैदान है, पहाड़ है, पत्थर है, ये सारी चीजें अजैविक के रूप में आ जाती हैं, अबायोटिक थिंग्स के रूप में आ जाती हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए, मेरे चारों ओर या तो जैविक चीज है या अजैविक चीज है और इस तरह से मुझे चारों तरफ से ये मुझे घेरे हुए हैं और यही है पर्यावरण। तो किसी भी जीव को चारों तरफ से जैविक अजैविक घटक जो घेरे हुए हैं, इन्हीं समस्त घटकों के समूह को पर्यावरण कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि मेरा रिलेशन इस वायु से भी है, मेरा रिलेशन जल से है, मेरा रिलेशन गाय से है, बैल से है, कुत्ता से, सभी जीवों से, सूक्ष्म जीवों से भी है, यानी बैक्टीरिया है, वायरस है। इसका मतलब है पर्यावरण में व्यक्ति जैविक अजैविक तत्वों से रिश्ता नाता जरूर रखता है और इसे भी हमें समझ करके चलना है। जब इन बिंदुओं को लेकर चलेंगे तब बात में समझ में आएगी। तो यहां पर इतना समझ में आ गया कि पर्यावरण ऐसी चीज और तत्व या घटक है जो किसी प्राणी को घेरे हुए हैं और वो समस्त घेरने वाले घटकों के समूह को पर्यावरण कहते हैं। इसका मतलब है अगर मेरे पर्यावरण है और मुझे पर्यावरण की चीजें घेरे हुए हैं तो मेरे आगे के कार्यों में, मेरे निर्माण में, मेरे हर चीज में इस पर्यावरण का योगदान है, इस एनवायरमेंट का योगदान है। इंग्लिश में हम एनवायरमेंट बोलेंगे, उसका योगदान है। तो ऐसा पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? तो इस पर्यावरण के बारे में बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा कि जो मेरे चारों वो किससे मिलकर बना है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि मैं फिर जैविक और अजैविक की बात करूं तो जैविक मतलब जो जीवित चीजें हैं उन्हीं को हम अभौतिक बोल देते हैं और जो यहां पर अजैविक आ गई है, अजैविक का मतलब जो निर्जीव आ गई है उनको हम भौतिक बोल देते हैं। भौतिक का मतलब है कि कोई चीज जैसा कुर्सी है, मेज है, दरवाजा है, एसी है, पंखा है, मार्कर है, बोर्ड है, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उनमें जान नहीं है, ये सब भौतिक है। इसलिए भौतिक जो चीज है वह अजैविक से जुड़ा हुआ तत्व है और अभौतिक, अभौतिक का मतलब है जो भौतिक ना हो अर्थात जीवित हो। क्योंकि भौतिक का मतलब मैंने अभी बताया कि मार्कर है, बोर्ड है, कुर्सी है, पत्थर है, ये सब भौतिक है। भौतिक वो तत्व होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन उनमें प्राण नहीं है, उनमें जीवन नहीं है, वो सब भौतिक चीज है। तो भौतिक चीज आए और अभौतिक किसे कहेंगे? अभौतिक हम उसे कह देंगे कि जिसमें से भौतिक जो नहीं है अर्थात जान वाला है, यानी जिससे प्राण है। तो ये ध्यान दीजिएगा जैविक घटकों में
अभौतिक तत्वों को शामिल कर लिया जाता है। जब हम अभौतिक घटक की बात करते हैं, इसका मतलब वो जिनमें प्राण है उनकी बात करते हैं। इसलिए जैविक घटक और अभौतिक घटक एक ही मान करके आप चलिए। और जब हम अजैविक की बात करते हैं, यानी बिना प्राण वालों की बात करते हैं, बिना जान वाले की बात करते हैं, बिना लाइफ वालों की बात करते हैं, तो अजैविक तत्व की जब बात करते हैं तो उसी में अजैविक घटक के साथ में भौतिक घटक को शामिल कर लेते हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे को हम पर्याय के रूप में समझ सकते हैं। तो अजैविक घटक और भौतिक घटक एक ही बात हम मान सकते हैं, और जैविक घटक और अभौतिक घटक एक ही बात मान सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे चारों ओर यानी जीवित चीजें भी हैं, अजीवित चीजें भी हैं, यानी भौतिक चीजें भी हैं, अभौतिक चीजें हैं। यानी जो मेरे चारों ओर जो एक ये है आवरण बना है, एक गोला सा बन गया है चीजों का, घटकों का, तत्वों का, तो ये जीवित अजीवित से बना है, भौतिक और अभौतिक से बना है। इसका मतलब पर्यावरण में भौतिक और अभौतिक तत्व होते हैं, पर्यावरण में जैविक और अजैविक तत्व होते हैं। यह आपने बात अभी समझी। देखिए ध्यान देना है कि कहते हैं टेस्ट सीरीज का मतलब यह होता है कि आप विषय की उन तत्वों, उन पदार्थों, उन वस्तुओं, उन धारणाओं, उन विचारों को उठाएं जो कि आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, और उन्हें फिर आप वास्तव में इस रूप में समझाएं कि मन इस स्थल पर वह पूरी तौर से कहते हैं ना हमेशा के लिए जम जाए, रुक जाए, जिससे आपका प्रश्न गलत ना हो। प्रयास मेरा वही रहेगा। बस आवश्यकता क्या है कि आप मेरा मनोबल यानी मोरल हाई करिए। एक बात ध्यान देना है, कहते हैं मोरल के लिए अगर मैंने आपका हाई किया तो आपने मेरा किया, तो कहते हैं ये तो फिर देना लेना तो प्रक्रिया बनी रहती है, प्रकृति का नियम भी है, तो प्लीज आप भी उसे अपनाइए। तो यहां पर हम देखें कि पर्यावरण किससे मिलकर बनता है। तो बहुत चीज, अभी तो मैंने प्रश्न के ऑप्शन भी नहीं पढ़े, सिर्फ एक शब्द पढ़ा मैंने, पर्यावरण, और उस पर मैंने चर्चा की। तो अब आपको काफी कुछ एक तस्वीर सी स्पष्ट हो गई होगी कि पर्यावरण है क्या। तो आपको लगता है इस पर्यावरण में सर ने बताया कि वायु भी है और मिट्टी भी है, पत्थर भी है, तो ये तो सब भौतिक है, और भौतिक है यानी अजैविक है। और उसके बाद कीड़े भी हैं, मकड़ी भी है, केचुआ भी है, हाथी भी है, गाय भी है, मानव भी है, इस तरह से जीवित चीजें हैं, और पेड़ पौधे भी हैं, वो भी जीवित हैं। तो इसका मतलब ये अभौतिक तत्व हो गए, जैविक। इसका मतलब यह है कि पर्यावरण में जैविक तत्व भी शामिल होते हैं, अजैविक तत्व भी शामिल होते हैं, और यदि जैविक तत्व शामिल है तो अभौतिक तत्व शामिल है, और यदि हम ये कहेंगे अजैविक शामिल है तो भौतिक भी शामिल है। तो जरा ध्यान दीजिए पर्यावरण किससे मिलकर बनता है। तो अब आप ऑप्शन को पढ़िए जरा, और ये वीडियो को खूब सर्कुलेट करिएगा और आगे बढ़ाइएगा। बहुत लोगों को छोटे छोटे जो मतलब चीजें नहीं समझ में आई हैं वो भी लोगों को समझ में आएंगी, और शायद उनका मन मजबूत होगा कि वो भी परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो देखिए पर्यावरण किससे मिलकर बनता है। तो ए ऑप्शन आया, ए ऑप्शन में लिखा है जैविक, अजैविक, भौतिक व अभौतिक घटक। यानी ये कहा गया ऑप्शन ए में कि पर्यावरण बनता है जैविक घटक से मिलकर बना है, अजैविक से बना है, भौतिक से बना है, अभौतिक से बना है। और अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये बायोटिक कंपोनेंट हो गया, ये नॉन बायोटिक यानी अबायोटिक कंपोनेंट हुआ, ये मटेरियलिस्टिक कंपोनेंट हुआ, और ये नॉन मटेरियलिस्टिक कंपोनेंट हो गया, घटक हुआ, एलिमेंट हुआ। और ये चारों से मिलकर के पर्यावरण बनता है। अभी हम लोगों ने समझा, इसका मतलब ये कि ये पहला पॉइंट तो सही है, इससे मिलकर के बना हुआ है, आपने समझ लिया। और अगर बात और आपको समझना हो तो कमेंट करिएगा, उस पर मैं गौर करूंगा और आगे उसे शामिल करूंगा। रही बात ये कि बी ऑप्शन देखें, यानी ए ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन है जैविक तथा अजैविक घटकों के अंतर्गत। अब मुझे बार बार जैविक अजैविक अब समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो जैविक तथा अजैविक घटकों के अंतर्गत, अब मान लिया मैं जैविक ले लूं, बायोटिक ले लूं,
अब बायोटिक है यानी जीवित चीजें, पेड़ पौधा ले लो और जंतु ले लो, तो ये ले लो तो जैविक घटक हो गए। और अजैविक घटक का मतलब है कि मिट्टी है, पानी है और पत्थर है, इनको हम ले लें, या फिर टेबल है, चेयर है और आदि चीजें ले लें। तो हमने जैविक तथा अजैविक घटकों के अंतर्गत, तो इनके अंतर्गत सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था। अच्छा देखिए, ध्यान दें, जैविक अजैविक तो आप समझते हैं, जब तक आपको संकल्पनाएं यानी अवधारणाएं अर्थात जो टर्म्स हैं, शब्दावलियां हैं, जब तक वो नहीं पता होंगी तो प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। कहा जाता है कि आईएएस का जो प्री का पेपर होता है तो उसके ऑप्शन बड़े बड़े होते हैं, पढ़ने में ही दिमाग घूमने लगता है, तो ऑप्शन बड़े बड़े होते हैं और ऐसे शब्द होते हैं कि उनको पता नहीं होता है। तो चूंकि बड़े होते हैं, शब्द यानी अवधारणाएं कठिन होती है, इसलिए पेपर कठिन लगता है। लेकिन अगर कोई एक व्याख्याकार आपको उन शब्दों को समझा दे 2 मिनट में, तो फिर लगेगा कि इस प्रश्न में कोई दम नहीं है, बहुत ही सरल है। तो सच में कहा जाए, आईएएस का पेपर बहुत सरल होता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो विषयगत अवधारणाओं, शब्दावलियों और तथ्यों से परिचित होते हैं। अगर आपने परिचय कर लिया तो बहुत सरल है। मेरी यहां पर जो टेस्ट सीरीज की क्लास है, वो क्लास सिर्फ प्रश्नों को आपके समक्ष रखना नहीं है, साथ में यह भी है कि मैं विषयगत आपको शब्दावलियां और तथ्य भी आपको बताता चलूं कि जिससे कि कठिन प्रश्न सरल लगे और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आप तुरंत सही सही उत्तर लगाते हुए चले। तो यहां पर पहले मैं सांस्कृतिक तत्व बात आ गए, तो मैं बहुत ही संक्षेप में संस्कृति के बारे में बता दूं, कल्चर के बारे में बता दूं। देखिए, संस्कृति से सांस्कृतिक बना है। संस्कृति यानी संज्ञा है, नाउन है, सांस्कृतिक एडजेक्टिव है यानी विशेषण। अब देखिए, संस्कृति क्या है? संस्कृति मानव ने बनाया है। मानव ने जो चीजें बनाई है वो सब संस्कृति है। अब आप समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, और पहले से लाखों साल से मानव ने जो जो बनाया वो सारा कुछ मिला दिया जाए, उसी को कहते हैं संस्कृति। भारत देश के रहने वाले मानव ने हजारों साल से जो बनाया, तो भारत के मानवों द्वारा निर्मित समस्त चीजों को भारतीय संस्कृति कहेंगे, इंडियन कल्चर कहेंगे। और इंसान यानी मानव दो ही चीज बनाता है, भौतिक चीजें बनाता है, अभौतिक चीजें बनाता है। यानी मटेरियलिस्टिक चीजें बनाता है, नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें बनाता है। अब जब वो भौतिक अभौतिक दो ही बनाता है, तो भौतिक का मतलब वे चीजें बनाता है जिनमें जान नहीं होती है और जो कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी जो देख सकते हैं, छू सकते हैं। अभौतिक का मतलब वे चीजें जो न देख सके न छू सके, बस महसूस कर सके। तो मानव ने भौतिक चीजें बनाई, तो भौतिक में क्या बनाया? यह मार्कर बनाया, देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये बोर्ड बनाया, देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये मोबाइल बनाया, देख सकते हैं, छू सकते हैं। पंखा बनाया, देख सकते हैं, छू सकते हैं। ट्रेन बनाया, बस बनाया, ट्रैक्टर बनाया, कार बनाया, पिज्जा बनाया, बर्गर बनाया, मकान बनाया, सड़क बनाया, कपड़ा बनाया। इन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये समस्त चीजें निर्जीव हैं, यही भौतिक है, इन्हें हम कहेंगे भौतिक तत्व। तो मानव ने इस प्रकार के भौतिक तत्वों को बनाया, भौतिक चीजों को बनाया। अब मैं अभौतिक की बात कहूं तो अभौतिक का मतलब वे चीजें जिन्हें मानव ने बनाया, लेकिन ना हम देख सकते, ना छू सकते, महसूस कर सकते। जैसे हम कहें कि पर्दा प्रथा, तो एक्चुअली पर्दा प्रथा क्या है? कि नियम है। तो नियम को ना देख सकते, ना छू सकते, महसूस कर सकते हैं कि हां यह नियम। अब आप ये कहें कि एक महिला को सामने खड़ा कर दे और महिला को पर्दा डाल के कहते ये पर्दा प्रथा है। एक्चुअली में पर्दा डाले महिला है, वो पर्दा प्रथा नहीं है। पर्दा प्रथा का मतलब है कि कोई भी जीव किसी चीज से ढका हुआ है, ये जो नियम है इसे हम पर्दा प्रथा कहेंगे। और अगर महिला है तो वो तो पर्दा डाले हुए महिला है, इसलिए पर्दा प्रथा एक नियम है।
जिसे न देख सकते हैं न छू सकते हैं। अगर मैं कहूं भगवान, न भगवान को देख सकते हैं न छू सकते हैं, तो इसका मतलब वह भी अभौतिक है। तो पर्दा प्रथा भौतिक है, भगवान अभौतिक है। शंकर जी को न देख सकते हैं न छू सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं छू सकते हैं तो पत्थर है वो, अब उसमें उनकी शक्ति है, उसे न देख पाएंगे न छू पाएंगे। इसका मतलब यह कहा जाएगा कि भगवान है, धर्म या परंपरा कोई भी है, या संविधान की बात करें तो संविधान का मतलब है नियमों की व्यवस्था। अब नियम किसी कागज में और किसी स्याही से व्यवस्थित की गई है। तो अगर आप संविधान को छुए भी तो मैं कहूंगा कि आप सादा कागज यानी कागज छू रहे हैं और इंक छू रहे हैं, संविधान के नियम कहां छू रहे हैं। किसी भी पेज, आप मूलाधिकारों में जाएं, आप कहें मैंने मूलाधिकारों को छू लिया, तो मैं ये कहूंगा कि आपने कागज को छू लिया है, आपने स्याही को छू लिया है, मूलाधिकार के नियम को नहीं छुआ है। तो देखिए जो नियम होते हैं, चाहे वो किसी पुस्तक में उतारे गए हों, चाहे संविधान में उतारे गए हों, चाहे आईपीसी में उतारे गए हों, सीआरपीसी में उतारे गए हों, पुलिस एक्ट में उतारे गए हों, जितने नियम हैं, प्रथा, परंपरा, रीत रिवाज, सीपीसी, सीआरपीसी, पुलिस एक्ट से, एविडेंस एक्ट से लेकर, संविधान से लेकर के, और कहा जाए एससी एसटी अधिनियम 1989 से लेकर के, और दहेज निरोधक अधिनियम 1961, ये सभी के सभी वास्तव में नियम हैं। और जो नियम है न दिखाई देते हैं, न छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये नियम। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, मानव ने बस दो चीज बनाई है, भौतिक चीज बनाई, यानी मार्कर बोर्ड जैसी चीज बनाई है जिन्हें हम देख सकते, छू सकते। अभौतिक बनाया यानी नियम बनाया, ना देख सकते ना छू सकते। इसका मतलब हम कह सकते हैं मानव द्वारा निर्मित भौतिक और अभौतिक चीजों के समूह को संस्कृति कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कल्चर इज मैन मेड। In this there is the inclusion, there is the entrance of the materialistic and non-materialistic things। बस दो चीजें हैं। अब एक बात ध्यान देना, इससे संस्कृत बनती है। अगर मैं सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग करूं तो इन्हीं से जुड़ा हुआ। एक बात ध्यान देना है, पर्यावरण में मैं लूं तो मैं थोड़ा सा चलता हूं आपका आर्कटिक। जब हम पृथ्वी के बारे में देखते हैं तो ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का यह हमारा सेंटर पॉइंट हुआ। यहां पर नॉर्थ पोल की ओर हम चलते हैं तो यहां पर आर्कटिक ओशन है, यानी आर्कटिक महासागर है। और आर्कटिक महासागर के पास हम उत्तरी कनाडा में चले, ग्रीनलैंड में चले, अलास्का में चले, अगर हम वहां साइबेरिया क्षेत्र में चले, यानी हम नॉर्थ पोल के क्षेत्रों में अगर हम चलते हैं तो वहां पर एक जनजाति पाई जाती है, एस्किमो। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को हम कितने गहराई से समझे। एस्किमो जनजाति पाई जाती है, एस्किमो ट्राइब पाई जाती है। अब एस्किमो ट्राइब ठंडे क्षेत्रों में है और आय के स्रोत नथिंग है, आय के स्रोत बहुत कम है, इतने कम है कि वो लोग अपना पेट नहीं भर पाते। अब हुआ ये कि जब वृद्ध और प्रत्येक जनजाति का युवा या युवती वह शिकार की खोज में रहता है और जाकर के जंगल से शिकार लाता है, तो शायद वह पेट भर पाए, किसी दिन भूखा ही रहता है, यानी गरीबी बहुत है। अब मान लीजिए कि एस्किमो जनजाति का एक 50 लोगों का समूह है और 5 लोग वृद्ध हो चुके हैं और इतना वृद्ध हो गए हैं कि अब शिकार नहीं ला पा रहे। जब शिकार नहीं ला पा रहे तो भूखे भी है। अब 45 लोग जो शेष है वो अपना नहीं पेट भर पा रहे, तो उन 5 का कैसे भर पाएंगे। तो इस कारण से उनकी यहां एक संस्कृति डेवलप हो चुकी है, एक प्रथा सी डेवलप हो गई है, एक नियम सा सैकड़ों हजारों साल में बन चुका है। और वो ये बन गया है कि जो 5 लोग वृद्ध हैं, जब शरीर काम लायक नहीं बचा है, भूखे भी है, पीड़ा भी है, परेशान है, तो यह धीरे धीरे डेवलप हो चुका है नियम कि जनजाति में, एस्किमो जनजाति में जो वृद्ध है, दुखी है, पीड़ित है, भूखा है, कुछ कर नहीं सकता, कष्ट में जी रहा है, तो इससे बेहतर है वो मर जाए। अब जब मर जाए तो यहां पर अब 45 लोग हैं, तो उन लोगों का एक कर्तव्य, धार्मिक कर्तव्य बन जाता है
एक सांस्कृतिक कर्तव्य बन जाता है कि उस परिवार के लोग उन 5 लोगों को मार दें। और परिवार के लोग ही सोचते हैं कि इनको पीड़ा है और डेली डेली 24 घंटे की पीड़ा है, इससे बेहतर है कि मर जाए, जाकर दूसरी दुनिया में जाएंगे तो तकलीफ से तो नहीं गुजरेंगे, और साथ ही साथ भूखे पेट है तो ये भी तो नहीं रहना पड़ेगा। तो इस तरह से भूख के कारण और वो असहनीय पीड़ा होती है इन समस्त के कारण, और मान लिया जाता है कि अब ये जिंदगी उनको भारी पड़ने लगी है, अतः अब इनकी हत्या कर दी जाए, मार दिया जाए। तो एस्किमो जनजाति में एक सांस्कृतिक तत्व आ गया है, एक नियम आ गया है, और वो नियम यह आ गया है कि उनके परिवार के लोग, वृद्ध जो लोग होते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा सांस्कृतिक नियम बना, तो ये सांस्कृतिक नियम क्यों बना? आखिरकार ये हिंदू या मुस्लिम या हमारे इंडिया के अन्य समाजों में क्यों नहीं बना है, वहां क्यों बन गया? तो ध्यान दीजिएगा, एस्किमो जनजाति जिस पर्यावरण में रहती है, तो उस पर्यावरण से प्रभावित होकर के ही उन्होंने सांस्कृतिक नियम बनाया है। इसका मतलब है कि पर्यावरण संस्कृति को प्रभावित करता है और संस्कृति भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इसका मतलब पर्यावरण का संबंध संस्कृति से भी है। इतना नहीं है, मैं एक दूसरा उदाहरण दूं। मैं चलता हूं आपका केन्या और तंजानिया, यानी अफ्रीका महाद्वीप के केन्या और तंजानिया देशों में चलूं तो वहां पर एक मसाई जनजाति है। अब मसाई जनजाति के एक सांस्कृतिक व्यवस्था को देखिए, लेकिन इस सांस्कृतिक व्यवस्था को मैं हिंदू की सांस्कृतिक व्यवस्था से जोड़कर चलूंगा। हिंदुओं में क्या है, हिंदुओं में अगर बड़ा मिलता है तो छोटा बड़े के चरण स्पर्श करता है। इसका मतलब छोटा बड़ों के चरण स्पर्श करेगा। यह हमारे इस्लाम धर्म में गले लगने का काम करते हैं। इसका मतलब है हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में या भारतीय संस्कृति में सम्मान देने के लिए, इज्जत देने के लिए, मान देने के लिए, तो सम्मान देने के लिए छोटा, यानी जो उम्र में छोटा है वह बड़ी उम्र वाले के चरण स्पर्श करता है। और जब छोटा बड़े के चरण स्पर्श करता है तो माना जाता है सम्मान दे रहा है, और कहते हैं क्या गजब की भारतीय संस्कृति है। वास्तव में भारतीय संस्कृति यह है हमारी। तो सम्मान के लिए एक नियम बना लिया गया है, यहीं पर बनाया गया, इसी धरती पर बनाया, तो एक नियम बन गया। सम्मान देने का ढंग है चरण स्पर्श करना। अब मैं मसाई जनजाति की बात करूं जो केन्या और तंजानिया में है। मसाई जनजाति के लोगों ने भी सम्मान देने का एक नियम बनाया, एक कायदा बनाया, और इन्होंने ये बनाया कि जब कोई मिले उसे सम्मान देने के लिए उसके ऊपर थूकना है। अब मान लिया कि एक व्यक्ति मसाई है, वो दूसरे व्यक्ति से मिलता है, सम्मान देना चाहता है, तो दोनों हथेली आमने सामने करते हैं और वो पहला व्यक्ति दूसरे के हथेली में थूकता है और दूसरा व्यक्ति पहले के हथेली में थूकता है और फिर हाथ मिलाएंगे। अब जब ऐसा कर दिया जाता है तो माना जाता है कि दोनों ने एक दूसरे को खूब सम्मान दिया। जैसा यहां छोटे बच्चे ने बड़े किसी बुजुर्ग व्यक्ति या बड़े व्यक्ति के चरण स्पर्श कर लेता है तो कहते हैं बहुत अच्छे संस्कार है, बहुत अच्छा सम्मान देना सिखाया गया है। वैसे ही मसाई जनजाति में जब थूक दिया जाता है हथेली में तो माना जाता है कि बहुत अच्छा सम्मान कर रहा है। अब यहां पर और बात ध्यान दीजिएगा कि छोटे बच्चे के सिर पर थूकने का रिवाज है मसाई में। इसका मतलब है मान सम्मान, और जब छोटा बच्चा पैदा होता है उसके सिर पर थूकते हैं लोग, घर के भी, रिश्तेदार भी, नातेदार भी, और थूक करके उसे आशीर्वाद देते हैं कि ऊपर वाला उसे अच्छा बनाए रखे। और यहां जब छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा को लोग जो है टीका चंदन लगाते हैं और चंदन टीका लगा करके आशीर्वाद सर पर हाथ रख कर देते हैं कि ऊपर वाला मेहरबानी बनाए रखे। एक बात ध्यान दीजिए, अगर छोटे बच्चे को हिंदू संस्कृति में
उसे सिर पर हाथ रख के कहते हैं कि ईश्वर उसे बहुत अच्छा जिंदगी, बहुत अच्छा जीवन दे। तो ये समझिए हमने आशीर्वाद दिया। और वहां मसाई जनजात में अगर छोटे बच्चे के ऊपर थूक दिया गया तो मतलब ये है कि उसने आशीर्वाद दिया कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो। आखिरकार वहां सम्मान देने का नियम है थूकने का, और यहां सम्मान देने का है चरण स्पर्श करने का या हाथ सिर पर रखने का। ये दोनों सम्मान, दोनों अगर वहां थूका जाता है तो कहते हैं बहुत अच्छा सम्मान दे रहा है, और यहां पर चरण स्पर्श किया जाता है तो कहते हैं बहुत अच्छा सम्मान दे रहा है। आखिरकार वह उतना ही प्यार वाला नियम है जितना हमारे यहां चरण स्पर्श का प्यार का नियम है। नियम तो नियम होते हैं, वहां पर उस प्रकार का बना, यहां पर यह बना। आखिरकार मसाई जनजात के लोग ऐसा क्यों बनाए? तो पर्यावरण की देन है, उस पर्यावरण से प्रभावित होकर के ऐसा बनाया। और हमारे यहां पर्यावरण ऐसी देन है जहां नदियां बहती थी, ऋषि लोग होते थे, जहां पर वेद, चारों वेद हुआ करते थे, गाय हुआ करते थे और पक्षी हुआ करते थे, ऐसा पर्यावरण था। तो हमने चरण स्पर्श करने की धारणा विकसित की। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो सांस्कृतिक नियम होते हैं ये पर्यावरण की देन है, और ये पर्यावरण को प्रभावित भी करते हैं। इसका मतलब है कि जो संस्कृति है, संस्कृति में जो प्रथा, परंपरा, रीत रिवाज, धर्म, मान्यताएं, ये जो सारी चीजें आती हैं तो इनका संबंध पर्यावरण से होता है। और निश्चित बात है, अगर मैं कहूंगा प्रथा, परंपरा, रीत रिवाज, धर्म, मूल्य, मान्यताएं, ये सारी चीजें अगर मैं कहूं तो ये सब क्या है? ये सांस्कृतिक तत्व हैं। और ये सांस्कृतिक तत्व निश्चित बात है हमारा पर्यावरण को प्रभावित करते हैं या पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। और पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक है, तो हम कह सकते हैं कि ये सांस्कृतिक तत्व जैविक और अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं और प्रभावित करते भी हैं। और जब हम ये कहें कि सांस्कृतिक तत्व हमारे इस पर्यावरण से क्रिया करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं, तो उससे एक व्यवस्था बनती है और वही व्यवस्था वास्तव में समाज को आगे ले जाती है। अगर मैं कहूं एस्किमो जनजात की, तो एस्किमो जनजात की सांस्कृतिक व्यवस्था वास्तविक रूप से वहां के पर्यावरण से वह अंतः क्रिया करके एक नवीन व्यवस्था का निर्माण करती है और एस्किमो समाज उसी से संचालित होता है। मसाई जनजाति की सांस्कृतिक व्यवस्था वहां के पर्यावरण से अंतःक्रिया करके एक नवीन व्यवस्था का निर्माण करता है और वही मसाई समाज को चलाता है। इसी तरह हिंदू समाज में या हिंदुस्तान में, भारत में हमारी सांस्कृतिक जो व्यवस्थाएं हैं, सांस्कृतिक तत्व हैं, ये हमारे पर्यावरण से क्रिया करके, अंतः क्रिया करके और एक नवीन व्यवस्था बनाते हैं, नियम बनाते हैं, लोगों को स्थितियां पैदा करते हैं, दशाएं निर्मित करते हैं और उसी से हमारा समाज चलता है। और यहां पर क्या कहा गया कि जैविक तथा अजैविक घटकों के अंतर्गत सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था, यानी जैविक और अजैविक घटक के अंतर्गत सांस्कृतिक तत्व भी शामिल है। और इन सांस्कृतिक तत्वों से जो व्यवस्था बनती है, तो निश्चित बात है कि पर्यावरण में जैविक अजैविक तत्व हैं और इनका संबंध संस्कृति से होता है। और संस्कृति के तत्व ऐसी व्यवस्था, अंतःक्रियात्मक व्यवस्था बनाते हैं। इसका मतलब है बिना पर्यावरण के अंतःक्रियात्मक व्यवस्था नहीं बनेगी, क्योंकि अंतःक्रियात्मक व्यवस्था तब बनी जब सांस्कृतिक तत्व पर्यावरण से अंतःक्रिया करते हैं। इसका मतलब है ये जो नई नई व्यवस्थाएं बनती है हमारे समाज में, इसके बनाने में हमारा पर्यावरण योगदान करता है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही है। और यहां पर पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? तो पहले वाले से मिलकर बनता है, दूसरे वाले से भी मिलकर बनता है। यानी पर्यावरण में सिर्फ यही नहीं शामिल है, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं भी शामिल हैं, सांस्कृतिक तत्व भी शामिल है। और इसमें कहा गया है जैविक तथा जैविक घटकों के अंतर्गत सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था, यानी जो सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर के व्यवस्थाएं समाज में बनती हैं वह भी पर्यावरण का भाग है, ऐसा कहा गया। तो यह भी बात सच है कि ये जो अंतःक्रियात्मक व्यवस्था संस्कृत के तत्वों ने बनाई, तो ऐसी
अंतःक्रियात्मक व्यवस्था वास्तविक रूप से वह पर्यावरण का ही अंग है, पर्यावरण से ही संलग्न है, जुड़ा हुआ है, अतः दूसरे से भी पर्यावरण बनता है। तो दूसरा भी सही। अगर ये आपको नहीं पता होता तो हो सकता है कि कल आप बैठते एग्जामिनेशन में तो आपको लगता है कि संस्कृति के तत्व धर्म है, प्रथा है, परंपरा है, रीति रिवाज है, मूल्य है, मानदंड है, आदर्श नियम है, शायद ये नहीं शामिल होंगे, यानी सांस्कृतिक तत्व नहीं शामिल होंगे, और आप इस ऑप्शन को मान लेते कि इससे मिलकर नहीं बना। लेकिन ध्यान देना है, सांस्कृतिक तत्व भी पर्यावरण में शामिल होते हैं। अब तो ये दूसरा तत्व भी सही है। अब आया सी नंबर। सी में है समस्त दशाएं जो व्यक्ति को घेरे रखती हैं। मान लिया मैं अपना उदाहरण लूं तो मुझे जो चारों तरफ से घेरे हैं वही तो पर्यावरण है। प्रारंभ में ही मैंने कह दिया था और यही यहां भी लिखा हुआ है कि समस्त दशाएं यानी सारी चीजें जो मनुष्य के चारों ओर हैं वही वास्तव में पर्यावरण है। ये भी बात सही है। और हमारे नीचे मिट्टी है, मिट्टी के नीचे कीड़े हैं, नीचे भी जमीन के अंदर और पानी के अंदर वहां छोटे छोटे पौधे भी हैं। इसका मतलब है चारों ओर। और यहां भी अगर वायु है तो यहां भी बैक्टीरिया है, वायरस है, इधर भी बैक्टीरिया है, वायरस है, ऊपर भी है। तो चारों ओर बहुत सारी चीजें हैं और उन्हीं से पर्यावरण बनता है। तो समस्त दशाएं जो व्यक्ति को घेरे रखती हैं वही पर्यावरण कहलाती है। ये भी सही है। अब जब तीनों सही है तो ध्यान दीजिएगा, डी नंबर आपका सही ऑप्शन होगा, उपरयुक्त सभी। जरा ध्यान दीजिए, पर्यावरण किससे मिलकर बनता है इसे आपको बताना था। तो इसके साथ मैंने यहां पर कई प्रकार की संकल्पनाएं भी बताई जो कि आगामी परीक्षा में पूछी जाएंगी। अगर इनकी एक एक चीज को, जो मेरे द्वारा समझाई गई बातें हैं, अगर आप अंतर मन में बार 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 उसे श्रवण करने का काम करेंगे, निसंदेह आपका क्वेश्चन सही होगा। तो पर्यावरण किससे मिलकर बना है? उपर्युक्त सभी, यानी इन तीनों में कही गई बातों से मिलकर ही पर्यावरण बनता है। अब मैं आता हूं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न तो समाप्त है, लेकिन आपके अंदर धीरे धीरे वैचारिक दुनिया का विस्तार हो रहा होगा। अब दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण किससे संबंधित है? अब पर्यावरण किससे संबंधित है, इसका मतलब है पर्यावरण जैसी बात या जैसे विचार, इनमें कहां चर्चा किया गया या है उनसे जुड़ा कि नहीं, या पर्यावरण संबंधी कोई भी विचारधारा इनसे जुड़ी है कि नहीं। अगर जुड़ी है तो आप कह सकते हैं किससे है। तो पर्यावरण किससे संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला ए नंबर समझिए। यह थोड़ा स्मरण शक्ति आपको तेज करना होगा। यह तथ्यात्मक प्रश्न आपके समक्ष में दे रहा हूं और वह यह है कि पर्यावरण फ्रांसीसी शब्द एनवायरनर से बना है। एनवायरनर से बना है। अच्छा, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से पर्यावरण बना। यहां पर्यावरण की बात हम करते हैं तो चूंकि हिंदी में कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब एनवायरमेंट मानिएगा, क्योंकि वास्तव में एनवायरमेंट इंग्लिश भाषा का शब्द है और इंग्लिश से उसका ट्रांसलेट करके पर्यावरण बना हुआ है। अगर मैं यहां पर्यावरण की बात करता हूं, इसका मतलब है उसका रिलेशन एनवायरमेंट से है। और एनवायरमेंट कहां से आया है? वह एनवायरनर से आया है। एनवायरनर शब्द आया तो फ्रांसीसी शब्द यानी फ्रेंच भाषा, यानी फ्रांस देश की भाषा है फ्रेंच। तो फ्रांस का शब्द है एक एनवायरनर, और इसी से एनवायरनर से एनवायरमेंट बना और एनवायरमेंट से पर्यावरण बना। इसका मतलब पर्यावरण एनवायरनर से बना हुआ है, फ्रांसीसी शब्द से बना हुआ है। अच्छा, एक बात यह भी ध्यान देना है, अगर आपने इसे पढ़ा है, तैयार किया है कि वास्तव में एनवायरमेंट एनवायरनर से बना है, अगर ऐसा आपने याद कर रखा है, तैयार कर रखा है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि हाँ वास्तव में ये सही है। अगर कहीं पढ़ा ही नहीं है, तैयार ही नहीं है, तो आपको लगेगा पता नहीं ये बात सही कि गलत। तो जब ऐसी बात आ जाती है तो मानकर चलिए कि वो गलत आप मानेंगे, क्योंकि पढ़ा नहीं है। तो मैं आज आपको बता दूं ये बिल्कुल सही है।
एनवायरनमेंट का निर्माण, इस शब्द का निर्माण एनवायरनर से बना है, और एनवायरनर जो शब्द आया है वो फ्रांसीसी शब्द है, फ्रेंच भाषा का है। तो ये बिल्कुल सही है। जब भी कभी अब आ जाए कि ये सही है कि गलत, तो इसको बिल्कुल सही मानिएगा और रट लीजिए आप, और ये पूछा जाएगा। अब इसका ए नंबर तो सही हुआ। अब आया बी नंबर। तो बी नंबर में देखिए थॉमस कार्लाइल। तो थॉमस कार्लाइल ने 1828 में स्कॉटलैंड के दक्षिणी इलाके में पर्यावरण शब्द को गढ़ा यानी बनाया। अब अगर आपने पढ़ रखा है कि कार्लाइल ने ही बनाया था तो सही है, और नहीं पढ़ रखा है तो आपको लगेगा कि बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा। तो देखिए यह भी बिल्कुल सही है। इसे स्मरण करिए, याद करिए कि थॉमस कार्लाइल नामक एक विद्वान है, विचारक है। उन्होंने 1828 में, वर्ष भी याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिए। और जब यह स्कॉटलैंड के दक्षिणी इलाके में, निचले क्षेत्र में, दक्षिणी इलाके में स्कॉटलैंड में जब अध्ययन कर रहे थे, उसी समय उन्होंने पर्यावरण यानी पेड़ पौधों आदि से जुड़ी चीजों को जब अध्ययन कर रहे थे, उसी समय उन्होंने एनवायरमेंट शब्द को बनाया। और एनवायरमेंट को पर्यावरण हम कहते हैं, इसलिए पर्यावरण को गढ़ा यानी पर्यावरण को बनाया। पर्यावरण को बनाया का मतलब है एनवायरमेंट को बनाया। तो अब देखिए, ध्यान दें कि थॉमस कार्लाइल ने 1828 ईस्वी में स्कॉटलैंड के दक्षिणी इलाके में पर्यावरण शब्द को गढ़ा। बिल्कुल सही है, बी भी सही है। अब सी नंबर आया, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट एक अगले विचारक हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को पर्यावरण के पिता के रूप में जाना जाता है। अच्छा, पर्यावरण के बारे में बताना, उस शब्द को एक व्यवस्थित रूप में शब्द को प्रयोग करना, तभी तो कहा जाएगा पर्यावरण शब्द को व्यवस्थित रूप में किया तो ये पिता है। थॉमस कार्लाइल ने तो शब्द बनाया, बस शब्द बनाया, लेकिन उस शब्द को साहित्य में, उस शब्द को विषयों में थोड़ा बहुत स्थान दिलाना, उस शब्द को लोगों से परिचित कराना कि वह भी शब्द उस विषय से जुड़ जाए या वह शब्द लोगों के दिमाग में आ जाए, ऐसा काम अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने किया। और जब उन्होंने उसे स्थान दिलाया, उसे मजबूत स्थान दिलाया इस शब्द को, तो इसीलिए तो पिता कहते हैं। पिता का काम ही होता है कि बच्चे को मजबूत स्थान दिलाना, उसको अच्छी तैयारी कराना, अच्छे इंस्टीट्यूशन से जोड़ देना कि उसे आईएएस बना देना। जन्म देना तो सिर्फ जैविक पिता है, और वास्तव में जो उसे आगे बढ़ाता है कि समाज में इज्जत मिले, वो समाज शास्त्री पिता कहलाता है। तो बायोलॉजिकल फादर, सोशियोलॉजिकल फादर में यही तो अंतर है। बायोलॉजिकल फादर हो सकता है जन्म दे दे बच्चे को, उसके जीन से है, और उसके बाद उस बच्चे को छोड़ जाए, फिर कभी ना मिले। समाजशास्त्री जो पिता है, सोशियोलॉजिकल पिता, फादर, तो वो क्या करेगा, उस बच्चे को लालन पालन करेगा, तो समाजशास्त्री पिता है। एक ही व्यक्ति जैविक पिता हो सकता है, समाजशास्त्री पिता हो सकता है। उसने बच्चे को जन्म दिया और उसने उसे लालन पालन किया और उसे आईएएस बनाया। इसका मतलब यह है, अधिकांश जगह जैविक और समाजशास्त्री पिता एक होते हैं, लेकिन कभी किसी एक बच्चे को जन्म दिया, कोई छोड़ करके चला गया अनजान सुनसान रास्ते में, दूसरा व्यक्ति उसे उठा लाया, उसने उसे बड़ा किया और वो अधिकारी बन गया, तो समाजशास्त्री पिता है, जैविक पिता नहीं है। या यह भी हो सकता है कि जन्म लेते ही मां खत्म हो जाए, पिता खत्म हो जाए, बच्चा अकेला है, तो जैविक पिता तो गया, जैविक माता गए, अब उसे पालन पोषण करके उसे आगे बढ़ाने काम दूसरा व्यक्ति करेगा, वो समाजशास्त्री पिता हो जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि उस शब्द को, पर्यावरण शब्द को, एनवायरमेंट शब्द को एक स्थान दिलाने का काम हम्बोल्ट ने किया, इसलिए उसे पिता मानते हैं। तो यह सी ऑप्शन भी सही है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को पर्यावरण के पिता के रूप में जाना जाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब तक इन तथ्यों को नहीं तैयार करेंगे, आप प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। आप देख रहे होंगे हमने उन्हीं चीजों को रखा है जो आईएएस से पूछा जाता है, पूछा जाएगा। यहां थॉमस कार्लाइल 1828
स्कॉटलैंड का दक्षिणी इलाका आपको याद रखना है, फ्रांसीसी शब्द एनवायरनर याद रखना है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट पिता के रूप में है, ये याद रखना। जब तीनों सही है तो चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण का संबंध किससे है? इन तीनों से है, यानी सभी से है। तीनों कथन इस पर्यावरण शब्द से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। धारणीय यानी विकास का एक प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न है धारणीय विकास। इसी को सतत विकास भी कहते हैं, इसी को टिकाऊ विकास कहते हैं, इसी को पोषणीय विकास कहते हैं। इसीलिए मैंने इसे ऑब्लिक में रखा है। ऑब्लिक मीन्स अथवा। तो धारणीय विकास, सतत विकास, टिकाऊ विकास, पोषणीय विकास, और इसकी अंग्रेजी क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेन होता है, और सस्टेन नाउन है, और सस्टेन से सस्टेनेबल आ गया तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया। तो यहां सस्टेन का मतलब क्या है, सस्टेनेबल का मतलब क्या है, यह हमें समझने की बात है। और ये 1 2 3 4 4 टर्म है, इनका मतलब एक ही है, और इनकी अंग्रेजी होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम थोड़ी सी चर्चा करें कि सस्टेन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन है धारणीय विकास संबंधित है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिलोंग्स टू, किससे जुड़ा है। तो पहले हमें यह पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या आखिरकार, तभी हम इन 4 विकल्पों पर चर्चा करेंगे और ये पाएंगे कौन सा विकल्प सही है, कौन सा गलत है। देखिए सस्टेन का मतलब होता क्या है, ये देखिए। तो मान लिया हम आज हैं, आज हमारे देश में विकास कार्य चल रहे हैं, और विकास कार्य चलना भी चाहिए। विकास का मतलब है इमारत बन रही, सड़क बन रहे, अब कपड़े बन रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। बिजली है, क्योंकि उद्योगों में बिजली का काम। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमें सड़क बनाने के लिए बिजली चाहिए, कपड़ा बनाने के लिए बिजली चाहिए, पिज्जा बर्गर के लिए बिजली चाहिए, यानी डेवलपमेंट के लिए हमें बिजली चाहिए। तो हमें विकास यदि करना है तो बिजली चाहिए। अच्छा, बिजली कैसे बनती है, इलेक्ट्रिक हम कैसे प्रोडक्शन करते हैं? इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए कई रास्ते अपनाते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो पावर से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसी तरह से आपका टाइडल इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, उससे जनरेट करने का काम करते हैं। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का हम काम करते हैं, सोलर के माध्यम से भी, यानी विद्युत का उत्पादन, इलेक्ट्रिक का उत्पादन कई माध्यम से हम करते हैं। तो मान लिया मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए एक साधन लेता हूं, कोयला। तो हम कोयला को लेकर के उसे गर्म करते हैं, और गर्म करते हैं तब ताप उत्पन्न होता है, और उसके बाद जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसका मतलब कोयला के कारण ताप बढ़ा, ताप से विद्युत का उत्पादन हुआ, और ऐसा जो विद्युत का उत्पादन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, इसको हम कह देंगे थर्मल पावर। अब थर्मल पावर या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, अब जब हम इसे थर्मल पावर कहेंगे, इसका मतलब विद्युत का उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन वास्तव में कोयला से हो रहा है, और कोयला धरती के अंदर है, निश्चित मात्रा में है। इसे बनने में सैकड़ों सैकड़ों साल लग जाते हैं, ऐसा नहीं कि तुरंत बन जाए। पेड़ों का दबना, फिर प्रेशर पड़ना, फिर ताप बढ़ना, फिर कहीं वही धरती पर दबे हुए जो पेड़ पौधे हैं वही फिर कोयला बनते हैं, सैकड़ों साल लगते हैं। अब ये कोयला इतना जल्दी धरती में बनता नहीं है, धरती में एक निश्चित कोयला है। अगर हम वही सब कोयला निकाल लें और हम थर्मल पावर का प्रोडक्शन कर लें, बाद में नहीं बचेगा, तब हम किस चीज से हम जनरेट करेंगे? इसका मतलब यह है कि हम जो रिसोर्सेज हमारे अंदर है, हमारे संसाधन है, कोयला का संसाधन हम बिल्कुल खत्म करने जा रहे हैं। इसी तरह हमारे पास अगर सीमित मात्रा में हमारे पास है, बालू है, और उसे हम निकाल लें, और निकाल लिया, अब खत्म, अब भविष्य में आवश्यकता होगी तो कहां से लाएंगे?
हमारे धरती में ऐसे संसाधन है कि उन संसाधन को एक कुछ सीमित मात्रा में है, अगर उनको हम आज प्रयोग पूरा कर ले तो भविष्य के डेवलपमेंट के लिए वो नहीं बचेंगे। जैसा आज सड़क बनाना है, विद्युत की आवश्यकता है, आज इमारत बनाना है, विद्युत की आवश्यकता है, तो आज से 200, 300, 400, 500 साल बाद भी सड़क बनानी होगी, मकान बनाना होगा तो विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी। अगर सारा कोयला आज हम निकाल लें तो कल क्या करेंगे? इसलिए हमें आवश्यकता है कि कोयला का हम ऐसा उपयोग करें जो आज भी हमारा काम चल जाए, और ये करें कि विद्युत उत्पादन के सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसके माध्यम से थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कर लें। तो कोयला का हम ऐसा उपयोग करें कि आज का काम चल जाए, और हम ऐसा धीरे धीरे करें कि वो बचा रहे कोयला, और भविष्य में भी जो हमारी फोर्थ कमिंग जनरेशन है उनके लिए भी कोयला बच जाए। इसका मतलब धरती के रिसोर्सेज का, संसाधन का, यानी कोयला का हम ऐसा उपयोग कर रहे हैं जो आज भी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है और भविष्य में भी करेगा। यही अच्छी समझ है। अगर हम कोयला का उपयोग आज ही पूरा कर ले तो कल विकास नहीं होगा, विनाश शुरू हो सकता है। इसका मतलब यह है कि धरती के जो संसाधन है, इन संसाधनों का उपयोग हमें ऐसे करना है कि आज की आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाए और कल की पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन बने रहे। इसे बड़ा सोच समझ के करना होगा और ऐसी रणनीति बनानी होगी। जब हम सोच समझकर रणनीति बना करके धरती के संसाधनों का उपयोग करते हैं कि आज भी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बना रहे, ऐसा विचार, ऐसी सोच, ऐसी धारणा को ही हम धारणीय शब्द या सतत शब्द से जानते हैं, सस्टेन कहते हैं। सस्टेन वर्किंग का मतलब है जो संसाधन हमारे पास है उनका ऐसा उपयोग किया जाए कि आज भी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए और भविष्य के लिए बचाए रखें। अगर हम आज सड़क बनाते हैं, अगर आज हम इमारत बनाते हैं, अगर आज हम पिज्जा बर्गर बनाते हैं, अगर आज हम कोई भी चीज बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं या एसी बनाते हैं, कि या ट्रेन बनाते हैं, ट्रक बनाते हैं, बस बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, अगर ये हम डेवलपमेंट करते हैं, विकास काम कर रहे हैं, और विकास काम इस रूप में कर रहे हैं कि संसाधनों को हमें ऐसा उपयोग करना है कि आज भी काम आए और कल का बचे रहे। अगर इस धारणा के साथ, इस विचार के साथ हम विकास करते हैं तो इसी विकास कार्य को कहा जाता है धारणीय विकास। इसी को कहा जाता है सतत विकास। सतत का मतलब है जो लगातार चलता रहेगा। इसी को टिकाऊ विकास, यानी आज सड़क बन गई है 10 साल के लिए, यह 500 साल बाद भी बनेगी, यानी टिकाऊ विकास है। इसी को पोषणीय विकास का मतलब है सबको पोषण, धरती से लेकर के हर प्राणी, हर चीज को पोषण भी मिल रहा है, तो इसी को पोषणीय विकास और इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये कहा जाए कि सतत विकास, ये धारणीय विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो जब हम संसाधनों का उपयोग इस रूप में करते हैं कि उनका उपयोग आज भी हो जाए और कल भी वो बचे रहे, तो जिस रणनीति के तहत या विचार के तहत इनका उपयोग ऐसा करते हैं कि भविष्य में बचा रहे, तो उसी रणनीति या विचार वाले काम को हम धारणीय विकास के अंतर्गत जानते हैं। तो आज हमारा विकास अगर इस विचार के साथ हो रहा है तो धारणीय विकास है। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे हिंदुस्तान हो या विश्व का कोई भी देश हो, हमें सतत विकास की ओर चलना पड़ेगा। अगर हमें इकोनॉमिकल सेक्टर में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर चलेंगे तभी हम उन्नति कर पाएंगे। और हर व्यक्ति को भी, मान लिया किसी घर में 5 किलो सोना है, 10 किलो चांदी है, और वो धीरे धीरे करके 1-2 साल में पूरा खत्म कर दे, तो अगली वाली जो पीढ़ियां हैं भूखों मरेंगी। वहां भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। हर चीज में धारणीय विकास होना चाहिए। तो धारणीय विकास का मतलब कि विकास कार्य में हमारे उपलब्ध संसाधनों में इस तरह प्रयोग किया जाए कि उनको हम भविष्य के लिए भी बचाए रखें, वही है धारणीय विकास।
अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। इस बात को समझने के बाद धारणीय विकास, सतत विकास, टिकाऊ विकास, पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंधित है, यानी इसका संबंध किससे है। अब ऑप्शन ए पढ़ते हैं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है, मैंने बताया कि ये जो विकास करने का एक थॉट है, कि विचार है, एक प्रकार की विधा है, यानी एक प्रकार की सोच है। तो ये दृष्टिकोण तो है, व्यू है, अप्रोच है। तो यह मतलब धारणीय विकास। तो धारणीय विकास एक ऐसा दृष्टिकोण है, बिल्कुल सही बात है, यहां तक तो सही है, जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को प्रभावित किए बिना, यानी उनकी जरूरत है कि हम सड़क बनाएंगे, हमें कोयला चाहिए, तो उनके अगर 500 साल आगे अगर उनको जो आवश्यकता है और उनको हम बचाए रखें, इसका मतलब उनकी जरूरतों को हम प्रभावित नहीं कर रहे हैं। और यदि आज हम सब खत्म कर ले और 500 साल बाद उनको जरूरत पड़ गई कोयला के, अब उनको कोयला नहीं मिल रहा, तो उनकी जरूरत को हम प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम बचा के रखते हैं तो उनकी जरूरत पर कोई हम दुष्प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। तो बिना प्रभाव का मतलब यहां पर यह है कि उनको बचाकर रखना। तो यहां पर आया, यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को प्रभावित किए बिना, यानी उनको बचाकर रखना है, प्रभावित किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। यानी एक ऐसा विचार है कि आज का अगर हमें विकास चाहिए, सड़क बनवाना है, तो आज की हमारी जरूरत की पूर्ति होगी, लेकिन भविष्य में 500 साल बाद अगर वहां भविष्य की पीढ़ियों की जो जरूरत है उस पर हम कोई कमी नहीं करने वाले। यही बात मैंने आपको समझाया। इसका मतलब यह है कि पहला ऑप्शन पूरी तौर से सही है। जब तक आप विषय को इस अवधारणा के साथ नहीं समझेंगे, इन तथ्यों को अवधारणा से कोरिलेट नहीं करेंगे, तो विषय आपका नहीं होगा। और जरा ध्यान दीजिएगा, इस मेरी क्लास की सारी चीजें आप जब समझ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि विषय के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। अब लगता है कि विषय समझ में आया, और विषय को अगर ऐसा समझ लिया जाए तो विषय सरल है, और जब विषय सरल है तो आईएएस बनना सरल है। जब विषय को सरलता के साथ ग्राह्य करेंगे तो आईएएस बन जाएंगे, और मैं वही काम कर रहा हूं। इस पर आप मेरा साथ दीजिए। साथ यह है, खूब अच्छा पढ़िए। अब इसमें से हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं दो शब्द आपको बताना चाह रहा हूं। एक अंतः पीढ़ी, यहां पर हम लेते हैं, यह शब्द आता है, एक अंतः पीढ़ी शब्द आ गया, तो अंतः पीढ़ी। और इसकी जो अंग्रेजी आती है, तो अंग्रेजी हम लेते हैं इंट्रा जनरेशन। इंट्रा जनरेशन, अंतः पीढ़ी का मतलब है, जैसा मैं हूं तो मेरा जीवन काल है, ये मेरी एक पीढ़ी है, मेरे उम्र वाले जितने लोग हैं वो सब एक ही पीढ़ी के हैं। तो एक ही पीढ़ी की, तो मेरे ही जीवन में अगर कोई, तो एक ही पीढ़ी है, और मेरे ही जीवन में अगर कोई बार बार बदलाव आता है तो कहा जाएगा एक ही पीढ़ी के अंदर बदलाव आना। जैसा मेरे साथ वाला कोई व्यक्ति रहा होगा, तो वो सिविल सर्वेंट हुआ। अब सिविल सर्वेंट होने के बाद उसने रिजाइन कर दिया, रिजाइन होने के बाद वह सीएम बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया। तो एक ही व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन, और फिर सीएम के पद को नकार दिया और महात्मा बन गया। तो एक ही व्यक्ति के जीवन में ये बदलाव आते हैं। तो जब एक ही पीढ़ी के अंदर ये बदलाव आते हैं, उसे कहते हैं अंतः पीढ़ीगत बदलाव। उसे कहा जाता है इंट्रा जनरेशनल चेंजिंग। तो हर व्यक्ति की इंट्रा जनरेशनल चेंजिंग होती है, हर व्यक्ति गुजरता है, हर प्राणी गुजरता है। तो ये आया। अब दूसरा एक शब्द आता है, और वह यहां पर दूसरा शब्द है, और इसको हम लेते हैं, यह अंतर पीढ़ीगत आया। फर्क क्या है, यहां पर विसर्ग है और यहां पर रा है, अंतर पीढ़ीगत। लेकिन हिंदी में, देवनागरी में कम फर्क है। अंग्रेजी में देखिए, यहां पर इंटर आया हुआ है, यह इंट्रा है,
इंट्रा जो शब्द होता है इंग्लिश का, वह है किसी एक के अंदर की बात करता है। और जो इंग्लिश का इंटर टर्म होता है, INTER, इंटर होता है, तो इंटर ये कहता है एक से दूसरे की ओर जाना, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जाना। अगर एक घर से दूसरे घर की ओर जाए तो इंटर का प्रयोग करेंगे, और एक ही घर के अंदर इस कमरे से उस कमरे में तो इंट्रा। इंट्रा कहता है एक के ही अंदर, और इंटर कहता है एक से दूसरे में जाना। यहां पर इंटर जनरेशन का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का। जैसा मैं हूं, मेरी उम्र वाले एक पीढ़ी के हैं, और आज जो 18 साल का बच्चा है वो दूसरी पीढ़ी वाले हैं, जितने 18 साल के हैं सब वो दूसरी पीढ़ी के हैं। अगर जो चीज 18 साल वाला जानता है, सीख चुका है, और वह चीज मुझे वो सिखाता है, तो कहा जाएगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर ज्ञान जा रहा है, उसे कहा जाएगा इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान जा रहा है, तो वह अंतर पीढ़ीगत है। अंतर पीढ़ीगत का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी 18 साल वाला और 58 साल वाला, ये अगर हम ले ले, या फिर हम कहें 20 साल वाला और 30 साल वाला, तो एक 20 साल वालों की एक पीढ़ी हो गई, 30 साल वालों की एक पीढ़ी हो गई, और 20 और 30 के बीच में अगर कोई आना जाना विचार या किसी भी चीज का आना जाना हो रहा है, वह अंतर पीढ़ीगत संचार माना जाएगा। यहां पर अंतर पीढ़ीगत का मतलब हो गया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो धारणी विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपने क्या देखा कि इसमें एक पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, और भविष्य में भी जो आने वाली दूसरी पीढ़ी है उसे भी ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब धारणीय विकास में एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी दोनों को ध्यान रखा जाता है, अर्थात दो पीढ़ियों का रिलेशन होता है, यानी इसका मतलब अंतर पीढ़ीगत व्यवस्था होती है या अंतर पीढ़ीगत रिलेशन होते हैं। अगर आज हम जिस पीढ़ी में हैं और हम लोग थोड़ा सेंसेशन आ जाए, हमारे संवेदना आ जाए कि अगर आज हम सब कुछ खत्म कर लेंगे तो 100 साल बाद वाला क्या करेगा, अगर ये संवेदना आ गई तो आज से हम बचाव शुरू कर दिया, तो यही तो हमारी अंतर पीढ़ीगत संवेदना है। अंतर पीढ़ीगत संवेदना का मतलब एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी को बचा करके रखें, उन्हें भी ध्यान में रखें। तो चूंकि धारणी विकास में एक पीढ़ी वाले लोग दूसरी पीढ़ी वाले को ध्यान में रखते हैं, अर्थात धारणी विकास में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता पाई जाती है। अब फिर देखिए यहां बी नंबर को, यह प्राकृतिक, यह का मतलब धारणी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में। अब प्राकृतिक संसाधन का हम उपयोग करते हैं संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, यानी जब हम प्राकृतिक यहां पर चीजों का प्रयोग करते हैं, संसाधनों का, तो उस समय प्रयोग करते समय हम अंतर पीढ़ीगत संवेदना रखते हैं, अर्थात भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी हम सोच कर रखते हैं। ये तो बात सही है, हम रखते हैं। इसका मतलब बी नंबर भी वास्तविक रूप से यानी इस धारणी विकास से जुड़ा हुआ है, तो बी नंबर भी सही हो गया। अब आइए तीसरा, सी नंबर आया, यह पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के न्याय संगत उपयोग, एक ये टर्म आया, संरक्षण दूसरा टर्म आया, तथा उचित प्रबंधन से संलग्न है, संलग्न यानी जुड़ा है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, न्याय संगत उपयोग जो टर्म आया, यानी जस्टिसफुल जो है तो यूटिलाइजेशन होना चाहिए। न्याय संगत का मतलब ये कि अगर आज हम कोयला पूरा खत्म कर दें तो ये अन्याय संगत है। न्याय संगत का मतलब है कि धरती आज सबकी है, कल आने वालों की सबकी है। न्याय ये कहता है, प्रकृति भी ये कहती है कि मैं आज हूं, कल भी रहूंगी, आज लोगों के लिए हूं, कल वाले लोगों के लिए भी रहूंगी। तो न्याय तो ये कहता है कि धरती के संसाधनों का उपयोग आप कल वालों को बचा करके करिए। तो न्याय संगत उपयोग का मतलब यदि कोयला का उपयोग है, जल का उपयोग है, वनस्पति का उपयोग है, अगर इन चीजों का या फिर बालू का उपयोग है,
या किसी विशेष प्रकार की मृदा का उपयोग है या विशेष प्रकार की प्रजातियों का उपयोग है, अगर इनका उपयोग आप इस तरह से करते हैं कि कल भी बनी रहे, यानी उन्हें नुकसान न पहुंचाए, ऐसा उपयोग किए कल भी बनी रहे, जिसका मतलब न्याय संगत उपयोग है। और धारणी विकास क्या कहता है? कल भी बचा के रखना है। इसका मतलब धारणी विकास हमें आदेश देता है, और आदेश देता है कि प्राकृतिक संसाधनों का केवल उपयोग नहीं करना है, न्याय संगत उपयोग करना है। धारणी विकास कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आप ऐसा करिए कि कल के लिए बने रहे, अर्थात धारणी विकास न्याय संगत उपयोग का निर्देश देता है। तो यह तो बात सच है यहां पर कि यह पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को न्याय संगत उपयोग, हां यह बात सही है। यह का मतलब धारणी विकास, यानी धारणी विकास न्याय संगत उपयोग की बात तो करता है। अब दूसरी बात आ गई संरक्षण, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन। तो यह भी बात है कि हमारी ड्यूटी है कि अगर कोई आज प्रजाति खत्म होने वाली, जैसा कौवा है, गौरैया है, खत्म हो रही है, अरे उसे बचाकर रखिए ना, क्यों खत्म हो रही है? कारण जानिए, कारणों को दूर करिए, बचेंगी वो। गौरैया तो सिर्फ हमारे पास इतने मोबाइल से, टावर से लग चुके हैं, नेटवर्किंग सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि उससे रेज निकलती हैं, और उन्हीं रेज के कारण ये गौरैया के हार्ट खराब हो रहे हैं, गौरैया मर रही है, कौवा भी इसलिए जा रहे हैं, गिद्ध भी है, गिद्ध को विशेष मेडिसिन के कारण वो मर रहे हैं। आखिरकार हमारे यहां जो हमारी प्राकृतिक चीजें हैं, अगर वो प्राकृतिक चीजें हैं और प्रजातियां हैं वो खत्म हो रही हैं, तो मत खत्म होने दे, संरक्षण दे, यानी उनको बचाव करें। तो ये बात सच है कि धारणी विकास ये कहता है कि बचाव करिए, जीव जंतु का बचाव करो। धारणी विकास ये भी कहता है कि यदि कोयला आज ही खत्म कर डालोगे तो कल का क्या होगा? तो कहता है कोयला का उपयोग करो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, लेकिन यह भी ध्यान देना है कि उसे बचा कर करो, अन्य साधनों को जुटा लो। इसका मतलब धारणी विकास कहता है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनको सुरक्षा करिए, संरक्षण करिए, कंजर्वेशन करे। तो यह भी बात कहता है, तो यह भी बात सच है। रही बात तथा उचित प्रबंधन, और एक बात ध्यान देना है, आपकी सफलता भी उचित प्रबंधन पर है। कब पढ़ूं, कहां पढ़ूं, किससे पढ़ूं, किससे क्या पूछूं और क्या क्या पढ़ूं। अगर ऐसा उचित प्रबंधन है, उसी प्रबंधन पर बंध करके काम करेंगे। देखिए एक बात ध्यान देना, नियमों में बंध करके ही आदमी आगे बढ़ सकता है। हमारा पूरा ब्रह्मांड ही ये नियमों में बंधा हुआ है। अगर उचित प्रबंधन है आपको सफलता, और उचित प्रबंधन होगा तभी कोयला बचेगा, तभी गौरैया बचेगी, तभी कौवा बचेगा, तभी बालू बचेगी, तभी चीजें बचेंगी। तो उचित प्रबंधन और हमारा धारणी विकास अवधारणा यह निर्देश देती है कि वास्तव में हम कल की पीढ़ियों के लिए जो बचा के तभी रख पाएंगे जब प्रबंधन यानी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट क्या करता है, किसका कब कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, ये जो नियमावली है इसे कहते हैं प्रबंधन। तो एक अच्छा प्रबंधन होना चाहिए, यानी एक एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये भी बात धारणी विकास करता है। तो धारणी विकास इन तीनों की बात करता है, न्याय संगत उपयोग की बात करता है, संरक्षण की बात करता है और उचित प्रबंधन की बात भी करता है। अब इस ऑप्शन को फिर पढ़ते हैं। यह ऑप्शन है कि यह का मतलब धारणी विकास पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के न्याय संगत उपयोग। आपने समझ लिया, यहां तक सही है कि न्याय संगत उपयोग का निर्देश देता है, संरक्षण का निर्देश देता है तथा उचित प्रबंधन से संलग्न है, इसका भी देता है। अर्थात सी ऑप्शन भी आपका धारणी विकास से संदर्भित है, जुड़ा हुआ है। एक बात ध्यान देना है, जब मेरी क्लास प्रॉपर वे में चलती है पर्यावरण की, तो मैं और भी चीजें लेके चलता हूं, लेकिन प्रयास मैंने किया है कि जो मेरी क्लास नहीं ले पाए हैं तो टेस्ट सीरीज में उनको कमी ना महसूस हो। अगर उन्होंने मेरी टेस्ट सीरीज को लिया तो टेस्ट सीरीज चूंकि व्याख्यायित टेस्ट सीरीज है, व्याख्या वाली टेस्ट सीरीज है, तो आपको ये लगेगा कि चीजें अब मुझे तैयार हो रही हैं। और जब ही ये लग गया तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, शेयर करवाइएगा,
मुझे थोड़ी सी प्रसन्नता होगी, मैं और बढ़िया काम करूंगा। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है? कौन सा धारणी विकास से रिश्ता रखता है? यानी ये चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन धारणी विकास से रिश्ता रखता है, यानी संबंध रखता है? विच हैव द रिलेशन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखते हैं हम, ए नंबर आया तो ए नंबर को पढ़े। धारणीय विकास शब्द, और धारणी विकास शब्द का मतलब अंग्रेजी ध्यान दीजिएगा, पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया और उसी शब्द को, अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में ऐसी व्याख्या की गई है, ट्रांसलेट किया गया है। तो यदि धारणी विकास की बात करते हैं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो धारणी विकास शब्द का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, अब ध्यान दीजिएगा, एक संघ है, उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अंतरराष्ट्र का मतलब है पूरे विश्व, प्रकृति यानी प्रकृति, अब पूरे विश्व की प्रकृति का मतलब हो गया टोटल पृथ्वी संरक्षण, यानी पूरी पृथ्वी के संरक्षण कैसे हो उसका एक संघ यानी समूह बना। ऐसा समूह, ऐसे लोगों का समूह, ऐसे देशों का समूह जो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर यानी पूरी पृथ्वी की प्रकृति यानी नेचर को संरक्षण करता है। यह संघ ऐसा संघ है, ऐसे पूरे विश्व के देशों का संघ है जो कि पूरी प्रकृति ही सुरक्षित बनी रहे, प्रकृति हमारी ना नष्ट हो। क्या किया जाए, कौन सी रणनीति बनाई जाए, क्या योजना बनाई जाए, ये सारा काम करते हैं, पूरे विश्व के देशों से काम भी करवाते हैं, ऐसा संघ। तो यह संघ बहुत ही महत्वपूर्ण है और ध्यान दीजिएगा कि इस संघ को आप कभी भी अगर चर्चित पाए अखबारों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, तो इसे आप समझिएगा ये क्या करता है। वास्तव में यही संघ हमें जिंदगी देने वाला है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को जिंदगी देने वाला है, ऐसा संघ। लेकिन इस संघ को अंग्रेजी में हम IUCN नाम से जानते हैं, IUCN। अच्छा, IUCN मतलब क्या? पूरी पृथ्वी की प्रकृति को सुरक्षित रखने वाला। IUCN का फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेशनल यूनियन। इंटरनेशनल यूनियन का मतलब पूरे विश्व के देशों का यूनियन यानी समूह अर्थात संघ, तो इंटरनेशनल यूनियन। अच्छा, ये यूनियन किस लिए है? फॉर कंजर्वेशन, सी का मतलब कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब सुरक्षा यानी संरक्षण, संरक्षण के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए, तो फॉर कंजर्वेशन। अच्छा, कंजर्वेशन किसका करना है? ऑफ नेचर, यानी एन का मतलब नेचर, नेचर में से प्रकृति का करना है, हमें इस प्रकृति का करना है संरक्षण। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यह जो हमारा IUCN है। अब देखिए, ये बात सही है कि गलत? आपको अगर पढ़ा होगा तभी तो आप बता पाएंगे कि यह आपका धारणी विकास से सही जुड़ा है कि यह बात गलत है। तो यहां पर इस यूनियन ने, IUCN ने 1980 में अपनी, तो 1980 वर्ष देखिए, में अपनी विश्व संरक्षण रणनीति, यानी इस IUCN ने एक रणनीति तैयार की थी, एक स्ट्रेटजी तैयार की थी और उसका नाम था वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी और हिंदी में है विश्व संरक्षण रणनीति। अच्छा, IUCN ने विश्व संरक्षण रणनीति तैयार की, कब तैयार की? 1980 में तैयार की। तो IUCN ने 1980 में वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी तैयार की और उसी रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी विश्व संरक्षण रणनीति, जो स्ट्रेटजी वाली एक ये रिपोर्ट थी, तो इस रिपोर्ट में प्रयोग किया गया है शब्द, ये देखिए, पुनः समझे, धारणी विकास शब्द का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण ने 1980 में अपनी विश्व संरक्षण रिपोर्ट में किया था। तो बिल्कुल सही है, IUCN ने
1980 में एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। कभी भी आपसे पूछे कि वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी रिपोर्ट किसने दी थी? IUCN ने दी थी। कब दी थी? 1980 में। तो उसने रिपोर्ट दी थी और इसी रिपोर्ट के पेजेस में वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रयोग किया गया था, धारणी विकास शब्द का प्रयोग किया था, वर्ड वाज यूज्ड। इसका मतलब ए नंबर ये सही है। बी नंबर आया धारणी विकास शब्द की परिभाषा। देखिए, शब्द का प्रयोग करना एक जगह दो जगह अलग बात है, परिभाषा का मतलब उसे व्याख्या करना, उसे समझाना, लोगों के सामने उसे उतार देना। जब हम किसी शब्द की व्याख्या करते हैं, समझाते हैं और बताते हैं और कई बार प्रयोग करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, इसका मतलब उस शब्द को लोगों से जोड़ते हैं, उस शब्द का ज्ञान लोगों तक पहुंचाते हैं, शब्द को सामाजिक दुनिया से जोड़ते हैं, अर्थात शब्द का प्रचार प्रसार हुआ, धीरे धीरे प्रसार होने लगता है। हो सकता है किसी एक व्यक्ति ने एक शब्द का प्रयोग किया और वह किताब के पेज में, पन्ना में दबा का दबा रह गया, लेकिन अगर हमने उसे परिभाषा दी, उसकी व्याख्या की, तो वास्तव में वह हमारा जो होगा वह सार्वजनिक प्रयोग में आ जाएगा। अब बात यह आती है कि शब्द तो दिया IUCN ने, लेकिन यह परिभाषा किसने कब दी? क्या यह बात सही है कि किसी ने दी है? यह गलत है। तो पढ़ते हैं हम लोग। धारणी विकास शब्द की परिभाषा, परिभाषा डिफिनीशन, यानी यह सार्वजनिक प्रयोग। तो धारणीय विकास शब्द की परिभाषा वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। एक कमीशन बना था, एक आयोग बना था, आयोग का नाम था WCED। एक आयोग बना, W का मतलब वर्ल्ड हुआ, C मीन्स कमीशन हुआ, E मीन्स एनवायरमेंट हुआ, D का मतलब है डेवलपमेंट। तो एक कमीशन बना, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, अर्थात WCED एक कमीशन था और इस कमीशन ने एक अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा सामान्य भविष्य, हमारा साझेदार वाला भविष्य। तो WCED एक कमीशन था, इस कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट आई। अब जब ये रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट कब आती है? 1987 में आती है। दिस रिपोर्ट वॉज गिवन इन 1987। तो यह जब रिपोर्ट 1987 में आई तो क्या ये बात सही है? सही है। WCED ने 1987 में एक रिपोर्ट दी थी जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। और चूंकि यह जब कमीशन बना था तो इस कमीशन के मुखिया और मेन हीरो ब्रंटलैंड थे, इसलिए यह जो कमीशन आया था WCED, इसको ब्रंटलैंड आयोग भी कहते हैं। और जो ये रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर, इसे ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट भी कहते हैं। अगर कभी ब्रंटलैंड आयोग लिखकर आए तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर ये आ जाए ब्रंटलैंड आयोग ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी तो 1987 ही, और अगर ये आ जाए कि WCED कमीशन ने कब दी 1987, तो इस कमीशन के मेन हीरो के कारण इनके नाम से इस कमीशन का नाम ब्रंटलैंड आयोग भी कहा जाता है। इनकी रिपोर्ट को ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो पुनः देखिए, धारणी विकास शब्द की परिभाषा, सार्वजनिक प्रयोग, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी WCED ने अपनी आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट मई 1987 में की थी, यानी ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट में की थी। बिल्कुल सही है। तो दूसरा भी हमारा ये सही हो गया। अब तीसरे ऑप्शन की ओर आते हैं। सी नंबर आया। सी नंबर में आया 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के एजेंडा 21, जिसे रियो घोषणा कहते हैं, में धारणी विकास का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया। सबसे पहले आप ये देखिए
कि मैं आपको ले चलता हूं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़े एरिया के मामले में देश ब्राजील देश ले चलता हूं। अच्छा, जब मैं ब्राजील देश ले चलूं तो ब्राजील देश का जो समुद्री तट है वहां पर रिडले नामक कछुआ भी पाए जाते हैं। और यह सिविल सर्विसेज से पूछा जाता है रिडले कछुआ, क्योंकि रिडले कछुआ ग्रुप में रहते हैं और वहां ऐसा एनवायरमेंट है कि वहां अटलांटिक महासागर के समुद्र तटीय क्षेत्र में, ब्राजील के समुद्र तटीय क्षेत्र में यही रिडले कछुआ पाए जाते हैं, टॉर्टाइज भी पाए जाते हैं। ब्राजील ले चलो, ब्राजील के एक शहर है और उस शहर में हम लोग चलते हैं और उस नगर का जो नाम है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो आता है, जिसे स्टार्ट में हम रियो नाम से जानते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए कि रियो आ गया तो यहां पर हम ये देखते हैं कि रियो में यानी रियो डी जेनेरियो नगर में 1992 में, सन 1992 में यानी विश्व के देशों के मुखिया लोगों ने वहां एक बैठक की थी। और 1992 में जो रियो में बैठक हुई थी तो बैठक का मकसद ही था कि हमें धारणीय विकास को बढ़ावा दिया जाए। अगर धारणीय विकास नहीं होगा तो हमारी आगामी जो पीढ़ियां होंगी उनको प्राकृतिक संपदा कम हो जाएगी। अब प्रकृति धीरे धीरे मृत्यु की ओर जाने लगेगी। इसका मतलब है 1992 में प्रकृति को बचाना था और प्रकृति यानी पूरी पृथ्वी को बचाना था। इसी कारण से यहां पृथ्वी को बचाने की बात की गई। तो 1992 के सम्मेलन को या सभा को पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। अर्थ कॉन्फ्रेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें धारणीय विकास की बात की गई और इसे बचाने की बात की गई। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। अच्छा, इस सम्मेलन में सोच समझकर एक प्लान तैयार किया गया, एक स्ट्रेटजी तैयार की गई कि किस प्रकार से अब हमें इसे पृथ्वी में काम करना है। तो उसी रणनीति या योजना को नाम दिया गया एजेंडा 21, एजेंडा 21 नाम दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ और इसी पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 पास किया गया। चूंकि यह रियो में पास किया गया था तो उस शहर के नाम से इसे रियो घोषणा भी कहते हैं। अगर कभी पूछ ले कि रियो घोषणा का एजेंडा कौन सा था, एजेंडा 20, एजेंडा 21, एजेंडा 30, तो ध्यान दीजिएगा एजेंडा 21 था। और ये धारणीय विकास का समर्थन किया गया और कहा गया कि जब धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे सच में, तभी ही वास्तव में हमारी धरती बचेगी और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन बच पाएंगे। तो पुनः हम सी नंबर को पढ़ें। यहां पर आया 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के एजेंडा 21, जिसे रियो घोषणा कहते हैं, में धारणीय विकास का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया। बिल्कुल सही है, तो आपका यह भी सही है। जब तीनों क्वेश्चन क्या था, चौथा क्वेश्चन कौन सा धारणीय विकास में रिश्ता रखता है, तो यहां पर आप ये देखते हैं कि ए नंबर भी धारणीय विकास से जुड़ा है, बी भी जुड़ा है, सी भी जुड़ा है, इसलिए आपका पूरा उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उपरयुक्त सभी। यही आपका सही उत्तर होगा। यहां पर अब आते हैं पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में है सतत विकास से असंबद्ध यानी नॉन कनेक्टेड, सतत विकास से असंबद्ध विकल्प का चुनाव करें। यानी धारणीय विकास के असंबद्ध विकल्प, यानी तीन ऐसे विकल्प होंगे जो धारणीय विकास से जुड़े होंगे और एक विकल्प होगा जो धारणीय से नहीं जुड़ा होगा। तो अब असंबद्ध विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला नंबर देखिए, वर्ष 2002। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में यह तैयार कराने का काम किया कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन होता और यह पहला पूरी पृथ्वी के कल्याण के लिए, बचाने के लिए यह सम्मेलन पहला था, इसलिए इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में हुआ, कहां हुआ, रियो में हुआ, और वहां पर किस नाम का एजेंडा आया, एजेंडा 21 आया।
जब आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि 92 में ये हुआ, 2002 में ये हुआ, 2012 में ऐसा हुआ, कभी तो तथ्यगत आपकी तैयारी रहेगी। कॉन्सेप्ट के साथ तथ्यों को आप तैयार करते रहिए। अब कभी भी कहीं भी आए तो 1992 की बात आपको भूलना नहीं है। अब 92 के बाद हम 2002 की बात करें, 1992 के बाद जब 2002 आता है तो 20 साल हो गए। 1992 10, अगर हम देखें तो यहां पर 1992 के बाद 2002 आता है तो 2 में हम 10 साल समय गुजार चुके हैं, 10 साल हुआ। अब 10 साल बाद क्या होता है, किस रूप में है, तो यहां पर 92 के बाद देखिए वर्ष 2002 के जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग क्या है, एक नगर है। यह दक्षिण अफ्रीका का एक नगर है, सबसे बड़ा नगर है। जोहान्सबर्ग का अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है जोहान्सबर्ग, और यहां पर हीरा और सोना की खान है। सोना की बहुत सारी खानें हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दक्षिण अफ्रीका में सोना की खान कहां पर है, वह जोहान्सबर्ग में है। यहां हीरा के भी खान है। तो इस तरह से जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका देश का बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल नीचे दक्षिण का जो एक देश है उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, उसी का नगर है जोहान्सबर्ग। वर्ष 2002 के जोहान्सबर्ग सम्मेलन, अब पृथ्वी में रहने वाले जो देश हैं उन्हीं देशों के द्वारा एक और सम्मेलन किया गया, एक और सभा की गई, जोहान्सबर्ग में की गई। 2002 में सभा की जाती है, लेकिन इस सभा में जो इशू था, मुद्दा क्या था सतत विकास। अब मान लिया अगर आपको पता है कि 2002 के जोहान्सबर्ग सम्मेलन में मुख्य मुद्दा सतत विकास का था, यानी यह हम कहें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही था। यदि ये आपको याद है, आपको तैयार है, तभी तो आप ए को सही मानेंगे। आपको ए को सही मानना है, क्यों, यही सतत विकास का ही मुद्दा था। तो जोहान्सबर्ग में सम्मेलन 2002 में होता है, और यहां पर यह भी देखना है कि मुद्दा सतत विकास का ही था। तो यह भी आपका पूरा का पूरा ए नंबर भी सही है। अब आया बी नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा न्यूयॉर्क के सतत विकास शिखर सम्मेलन में, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने न्यूयॉर्क में एक सतत विकास शिखर सम्मेलन किया था। यानी ऐसा सम्मेलन, ऐसी सभा जो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर थी। तो यह सम्मेलन सितंबर 2015 में किया। तो यह भी बिल्कुल सही है कि यूएनओ ने, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने न्यूयॉर्क में ही सितंबर 2015 में सतत विकास के मामले को लेकर के सतत विकास का यह सम्मेलन किया। में सतत विकास का 2030 एजेंडा अपनाया गया। और ध्यान दीजिए, जब 2015 में यहां पर सम्मेलन हो रहा था, तभी देशों ने यह निश्चित किया कि 2030 तक हमें पृथ्वी को कितना कितना सहयोग करना है, 2030 तक हमें कौन सी बुरी बातों को खत्म करना है या कम करना है, कहां तक हम पृथ्वी को नुकसान कम से कम पहुंचाएं। तो 2030 का एजेंडा आया। 2030 आने में अभी काफी समय शेष है, लेकिन इतना समझिए कि 2003 तक हमें बहुत कुछ सुधार करना है। सुधार करने के लिए हमने निर्णय ले लिया है सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में। ये बिल्कुल सही है। अच्छा, 2030 जो एजेंडा है, इस एजेंडे में कौन कौन सी बातें कही गई हैं कि हमें ये अपनाना चाहिए। तो इस एजेंडा में प्रमुख रूप से 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं, यानी बड़े लक्ष्य रखे गए हैं, बड़े गोल रखे गए हैं। और ऐसे गोल बड़े रखे गए हैं जिनमें हमें सतत विकास करना, यानी उन क्षेत्रों में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही करना है जो 17 क्षेत्र हैं।
वो महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कितने सतत विकास लक्ष्य रखे गए थे? 17 है। याद रखिएगा 169 लक्ष्य रखे गए, यानी छोटे लक्ष्य, उप लक्ष्य रखे गए 169, और 231 विशिष्ट संकेतक शामिल है। विशिष्ट संकेतक का मतलब कुछ 231 ऐसे पॉइंट है जहां जहां संकेत किया गया है कि हमें और कहां कहां ध्यान देना है, और उसे हमने नाम दिया है विशिष्ट संकेतक। अगर आपको यह पता है कि एजेंडा 2030 में 17 सतत विकास थे, 169 लक्ष्य थे और 231 विशिष्ट संकेतक थे, तब आपको माना जाएगा कि शिखर सम्मेलन के बारे में काफी चीजें आपको तैयार हैं, और इन्हीं पर जाकर के वो क्वेश्चन पूछता है। सिविल सर्विसेज में उन्हें टच करता है जिन्हें सामान्यतः लोग नहीं पढ़ते। अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगाकर थोड़ा सा अंदर जाने का काम करे तो सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन वहीं पर मिल जाता है। पुनः हम देखें बी नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा न्यूयॉर्क के सतत विकास शिखर सम्मेलन में सितंबर 2015 में सतत विकास का 2030 एजेंडा अपनाया गया। बिल्कुल सही है। इस एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गए, बिल्कुल सही। 169 लक्ष्य रखे गए, बिल्कुल सही। और 231 विशिष्ट संकेतक भी रखे गए हैं, बिल्कुल सही है। तो आपका ए सही है और बी सही। अब आते हैं सी नंबर में, सतत विकास की अवधारणा यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसकी अवधारणा अंतरजातीय व अंतरधर्मीय विवाहों पर निर्भर है। यानी जो इंटरकास्ट मैरिजेज है, जो इंटर रिलीजन मैरिजेज है, यानी अंतरजातीय जो विवाह होते हैं, अंतरधर्मीय विवाह होते हैं, सतत विकास उन्हीं पर निर्भर है, उन्हीं की बात करती है। तो ध्यान देना है आपको कि सतत अगर विकास की हम बात करते हैं तो वह प्राकृतिक संसाधनों को इस तरह से उपयोग की बात करते हैं कि आज भी हम उपयोग कर लें, आवश्यकता पूर्ति कर लें, और ये प्राकृतिक संसाधन कल भी बचे रहें। प्राकृतिक संसाधनों पर ज्यादा जोर देने वाला धारणिक विकास अवधारणा है। धारणिक विकास की अवधारणा ये नहीं कहती कि अंतरजातीय विवाह क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कितना होना चाहिए या होना चाहिए। यही धारणिक विकास ये भी नहीं कहता कि अंतरधर्मीय विवाह होना चाहिए। इसकी बात नहीं खुल करके धारणिक विकास की अवधारणा करती। इसका मतलब है कि धारणिक विकास की अवधारणा का संबंध अंतरजातीय विवाह से नहीं है, अंतरधर्मीय विवाह से नहीं है। और प्रश्न क्या है यहां पर कि सतत विकास से असंबद्ध विकल्प का चुनाव करें, नॉन कनेक्टेड। तो आपने देखा कि यही नहीं कनेक्ट है, यानी अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विवाहों की बात नहीं होती है। इसका मतलब है यही इंटरकनेक्ट नहीं है। तो आपका इस पांचों में जो उत्तर होगा सी नंबर होगा। अगर असंबद्ध ढूंढना था तो आपने ढूंढ लिया, इसका मतलब ये दो संबद्ध हो गए, तीसरा भी होगा। अगर असंबद्ध नॉन कनेक्टेड आपको पहले मिल गया तुरंत परखने में, तो आप लगा दीजिए, बिल्कुल कंफर्म है कि ये सही है, तो बस आप उसी को लगा दीजिए। बाकी तो 3 सही होंगे, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां पर अभ्यास करने की आपको आवश्यकता है। इसलिए डी नंबर पर भी हम चलते हैं। डी नंबर सही है, बट समझे, सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक विविधता भी मैंने कहा था, गौरैया है, कौवा है, गिद्ध है, इन्हें हमें बचाना है। ये खत्म हो रहे हैं, देसी गाय खत्म हो रही है, इन्हें बचाना है। इसी तरह कुछ वनस्पतियों, फसलों की प्रजातियां, यानी गेहूं की जो हमारी प्रजातियां है, मक्का है, ज्वार है, जो हमारी सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से चली आ रही, वो खत्म हो रही है। तो जैविक विविधता का संरक्षण करना है। जब जैविक विविधता होगी, जैविक विविधता का मतलब है बायोडाइवर्सिटी। जैविक विविधता का आशय है विभिन्न प्रकार के जीव और ज्यादा मात्रा में होना, उसे कहते हैं जैविक विविधता, बायोडाइवर्सिटी। यदि आपके यहां खूब पेड़ पौधे हैं, विभिन्न किस्म के हैं और ज्यादा है, इसी तरह विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं और ज्यादा है, तो बायोडाइवर्सिटी है जैव विविधता। जैव विविधता के अंतर्गत
हमें वनस्पतियां विभिन्न किस्मों की और ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना है, और जंतुओं को भी विभिन्न किस्मों में और ज्यादा मात्रा में ये बने रहे, तभी हमारा पर्यावरण अच्छा होगा, तभी हमारा जीवन अच्छा चलेगा। अच्छा पर्यावरण तो तब है जब जैव विविधता हो, अच्छा पर्यावरण तो तब है जब विभिन्न प्रकार के और ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे जंतु हो, उतना ही अच्छा पर्यावरण होता है, अशुद्धता कम होती जाती है। अगर जैव विविधता कम होने लगी, जीव कम होने लगे, तो पर्यावरण हमारा प्रदूषित होने लगता है। तो पर्यावरण प्रदूषित होगा तो इंसान मरना शुरू हो जाएगा, प्रकृति की बहुत सारी चीजें मरना शुरू हो जाएंगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि प्रदूषण कम हो, और जब प्रदूषण कम होगा तो जीवन बचा रहेगा, और प्रदूषण कब कम होगा, जब जीवों को हम बढ़ाएं। जैव विविधता से ही वास्तव में हम प्रदूषण को दूर कर सकते हैं। तो सतत विकास, यानी आज भी प्राकृतिक संसाधन रहे, कल भी बने रहे, यह तभी तो संभव है जब विभिन्न प्रकार के जीव का संरक्षण हम लोग कर ले, कंजर्वेशन करें, प्रोटेक्शन करें। तो बात सच है कि अगर हमने जैविक विविधता का संरक्षण किया तो सतत विकास बना रहेगा। अब आगे देखें, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण। जो प्रदूषण होता है, अब प्रदूषण देखा जाए तो वास्तव में आज हम एग्रीकल्चर करते हैं, तो एग्रीकल्चर हम जितना कर रहे हैं, चाहे वो खरीफ की फसल हो या फिर हमारी रबी की फसल हो, तो इन फसलों में हम खाद डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर से डालते हैं, और वहां जो रासायनिक खाद डालते हैं, डीएपी है, यूरिया है या एनपीके है, ये सब आपके केमिकल है। और केमिकल जितने हम उर्वरक डालेंगे तो ये हमारे फसलों में जहर करेंगे, और फसलों के माध्यम से पानी भी चला जाता है, लोग बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए एक ये आवश्यकता है कि रासायनिक खाद न डालें, जीवों से उत्पादित खाद डालें, जैव खाद की ओर बढ़े, जैव रसायन की ओर बढ़े। जब जैव खाद आप डालेंगे, बायो फर्टिलाइजर डालेंगे, तो हमें बीमारियों से बचाव हो जाएगा और चीजें हमारी सुरक्षित रहेंगी। पुराने समय में गोबर की खाद हम डालते थे, तो निश्चित बात है वो हमारी ग्रामीण परंपरागत खाद था, ट्रेडिशनल, वहां पर हमारा कंपोस्ट था, वो हमारा फर्टिलाइजर। उससे जैव विविधता बढ़ती है और रोग नहीं हो पाते हैं। आज हमें पुनः रासायनिक खाद से जैव खाद की ओर जाना होगा, तभी हम वास्तव में प्रदूषण को बचा सकते, क्योंकि जो हम रासायनिक खाद खेतों में डालते हैं रबी और खरीफ की फसल में, यह जाकर के खेतों में जब जल वर्षा होती है तो जल वर्षा के साथ, नालों के साथ में, नदियों में यही पानी जाता है, तो खेतों से यही रासायनिक उर्वरक पानी में मिल जाता है और नदियों में भी पहुंच जाता है। नदियां की वहां मछली मरने लगती है, नदियों के छोटे मोटे कीड़े मरने लगते हैं, नदियों के जो प्लैंकटन होते हैं, जो वहां छोटे काई है, ये छोटे पौधे होते हैं जिन्हें जीव जंतु जलीय खाते हैं, वो मरने लगते हैं। तो वहां पर पानी सड़ने लगता है, और इसी तरह ऐसे नदियों का पानी जब सागर में जाता है तो सागर में भी जलीय जंतु मरने लगते हैं, जलीय वनस्पति मरने लगते हैं, और वही पानी हम प्रयोग करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य में भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो हमारा जो यहां रासायनिक खाद का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, और साथ ही साथ रासायनिक खाद ये करता है कि हमारे जो खेत होते हैं उन खेतों के जीव जंतुओं को मारता है। और जीव जंतु क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से पोषण देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, विभिन्न प्रकार के तत्व मिट्टी को देते हैं। हमारे खेतों में झींगुर है, केचुआ है, सर्प है, वहां पर चूहा है, छोटे मोटे और कीड़े हैं, ये सब होना चाहिए। जब ये होते हैं तो खेत में धीरे धीरे वहां पर वह न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। अब जब ये ऐसे जीव जंतु होंगे तभी हमारी जैव विविधता बढ़ेगी और खेती का उत्पादन होगा, अच्छा होगा। लेकिन जब हम खाद डालते हैं, रासायनिक खाद, तो उस रासायनिक खाद ने इन छोटे मोटे जो कीड़े हैं, या फिर हम कहें केचुआ है या चूहा है या झींगुर है, ये चींटियां हैं, इनको मार दिया है। इस तरह से आज के हमारे खेतों के जो हमारे प्राकृतिक रूप से पोषण देने वाले जो जैव हैं वो खत्म से हो गए हैं। अब हमारी मिट्टी में उत्पादन केवल रासायनिक खाद से होता है,
जब इतने ये मर गए हैं, तो वही चीज है कि मिट्टी को भी मार रहे हैं। कौन? रासायनिक खादें। तो मिट्टी मर रही है, और साथ ही साथ जब गेहूं हम खाते हैं, जब चावल हम खाते हैं, जब दालें हम खाते हैं, जब हम सब्जियां खाते हैं, जब हम फल खाते हैं, तो इन फलों और दालों, सब्जियों और अनाजों के माध्यम से वही रासायनिक खाद, रासायनिक तत्व यानी डीएपी, यूरिया, एनपीके का हमारे अंदर जाता है। और जब हमारे अंदर जाएगा तो हमारा ब्रेन है, हमारे लंग्स है, हार्ट है, लीवर है, पैंक्रियाज है और किडनी है, डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन्स को वहां बैड इफेक्ट डालते हैं, दुष्प्रभावित करते हैं, और इस तरह से व्यक्ति बीमार भी हो रहा है। मैं आपको इतना ये कहूं कि वास्तविक रूप से आज हमने रासायनिक खाद को डाल करके हमने प्रदूषण बढ़ाया है, जल का प्रदूषण बढ़ा दिया है, पृथ्वी का प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, और इसी जल से धीरे से ये गैसेज उड़ती भी है, तो वायु प्रदूषण भी हमने बढ़ाया है। पेस्टिसाइड भी डालते हैं, वो भी उड़ करके जाता है, वायु प्रदूषण होता है। तो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता यह है कि प्रदूषण का निरोध करें, प्रिवेंशन करें। जब हम प्रिवेंशन करेंगे, यहां पर डिटेंशन करेंगे, प्रिवेंशन करें प्रदूषण, तो मैंने बताया अगर किसान कहता है कि हमें पैदावार ज्यादा लेना है तो हमें खाद डालना होगा, तो मैंने निरोध बताया ना, मैंने उपाय बताया कि आप रासायनिक खाद की जगह जैव खाद डालिए। घर का ही कूड़ा या घर के ही घास फूस, सब्जी के छिलका, कुछ गोबर आदि एक गड्ढे में आप भर दें और धीरे धीरे और केचुआ डाल दें। 4 से 8 महीने में आपका खाद तैयार, और ये जो होगा बायो फर्टिलाइजर होगा। तो अगर ऐसे साधन हम बताएं और लोग उपयोग करना शुरू कर दें, तो प्रदूषण का निरोध होने लगा और प्रदूषण नियंत्रित हो जाएगा। धीरे धीरे जल का प्रदूषण कम होगा, वायु का प्रदूषण कम होगा, ध्वनि का प्रदूषण कम होगा। तो ये प्रदूषण, तो हमें प्रदूषण का निरोध करना है, रोकना है और कंट्रोल करने का काम करना है। तो यह भी बिल्कुल बात सही है। साथ में निर्धनता घटाना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, सतत विकास हमें चाहिए, लगातार विकास होता रहे और प्राकृतिक तत्व हमारे बने रहे भविष्य के लिए भी। तो सतत विकास ये कहता है कि विकास का लाभ तो तब हमें मिल पाएगा जब गरीबी कम हो जाएगी। अगर गरीबी रहेगी तो पेट भरने में ही पूरा का पूरा समय, पूरा का पूरा धन चला जाएगा, तो निश्चय और बीमारियां भी पनपेंगी। और अगर गरीबी नहीं होगी तो बीमारियां भी नहीं होगी, और धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी हम विकास करेंगे। तो एक यह भी लक्ष्य रखा गया कि सतत विकास का लाभ तभी मिलेगा, तभी यह बेनिफिशियल होगा, जब हम निर्धनता को घटाएं, निर्धनता को कम करें। तो डी वाले में है कि सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण करना है, बिल्कुल सही है। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण करना है, बिल्कुल सही है। तथा निर्धनता घटाना है, ये सभी आवश्यक है, बिल्कुल सही है। तो यह भी आपका सही है। अगर हम कहें कि असंबद्ध है, वह सी नंबर केवल है इतना। आज की क्लास में मेरे ये प्रश्न रहे, लेकिन प्रश्नों में मैंने बहुत सारी चीज आपको बताने का प्रयास किया। आप इसे बार बार रिवाइज करिए और देखिए और समझिए। आज ये मेरी पहली क्लास थी इस विषय को लेकर के, टेस्ट सीरीज को लेकर के। अगली क्लास आपके सामने मैं पुनः रखता हूं। धन्यवाद।